Hello, chartered accountants. Hope you all are doing good. Welcome to this amazing revision session of chapter number 7 final accounts. और पहले ही बता दूं कि हम किस तरह से रिवाइज करने वाले हैं। तो इस चैप्टर में मैं आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही सम करवाऊंगा। है सर? सिर्फ एक सम? हाँ, सिर्फ एक सम। लेकिन वो एक सम ऐसा मास्टर सम है कि अगर आप ये एक सम जो है वो अच्छे से कर लेते हो तो उसमें आपके जो ये 20 बड़े सम्स, जो 20-22 बड़े सम्स आप करते हो, वो उसके सारे ही एडजस्टमेंट्स जो है वो इस क्वेश्चन में कवर हो जाएंगे। मतलब अगर आप इतना कर लेते हो तो आपके ऑलमोस्ट सारे ही सम्स के जितने भी एडजस्टमेंट्स है वो कवर हो जाएंगे। डेफिनेटली इसको कवर करने में जो है वो हमें थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग सकता है क्योंकि मास्टर सम है, बड़ा सम है, बट एक ही सम करेंगे और सब कुछ एक ही सम में जो है वो सारी एडजस्टमेंट्स कवर कर देंगे। सम स्टार्ट करने से पहले मेरे को 2-3 एडजस्टमेंट सिर्फ समझाने हैं जो इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स है, और फिर तुरंत जो है वो अपने सम्स पे आ जाएंगे। तो सबसे पहले आ जाते हैं एडजस्टमेंट्स जो हमें समझना है। अच्छा, एडजस्टमेंट समझने से भी पहले अगर मैं आपको एक चीज ये बता दूं कि हमारा जो अकाउंटिंग का प्रोसेस है उसका ये फाइनल पार्ट है। जैसे कि हम स्टार्ट करते किससे? हम स्टार्ट करते हैं जर्नल एंट्री से। ठीक है, हम जर्नल एंट्री से स्टार्ट करते, ये थोड़ा लिखने में ऐसा हो गया। जर्नल एंट्री के बाद हम क्या करते? जर्नल एंट्रीज के बाद हम करते हैं लेजर पोस्टिंग। उसके बाद हम क्या करते हैं? उसके बाद हम बनाते हैं ट्रायल बैलेंस। अब ट्रायल बैलेंस हमारा एक बार के लिए बन चुका है। ट्रायल बैलेंस के बाद की प्रोसेस जो होती है हमारी, वो क्या होती है? फाइनल अकाउंट्स बनाने की होती है। अब ट्रायल बैलेंस में सबसे पहले लेजर में से कौन सी चीजें आएगी? जिसके बैलेंसेस बचे होंगे वही चीजें ट्रायल बैलेंस में आती है। अब ट्रायल बैलेंस को अगर मैं डिवाइड करूं तो वो इनकम एंड एक्सपेंस, इनकम एंड गेन्स, एक्सपेंस एंड लॉसेस, असेट्स एंड लायबिलिटीज, ये 4 चीजों में जो है वो डिवाइड होता है ट्रायल बैलेंस की सारे आइटम्स। उसमें इनकम का जो भी होगा, जितनी भी इनकम्स दिख रही होगी उसका क्रेडिट बैलेंस दिख रहा होगा, जितनी भी एक्सपेंसेस दिख रहे होंगे उसका डेबिट बैलेंस दिख रहा होगा, जितनी भी असेट होगी उसका डेबिट बैलेंस दिख रहा होगा, जितनी भी लायबिलिटीज होगी उसका क्रेडिट बैलेंस दिख रहा होगा। अब सबसे पहले डायरेक्ट इनकम एंड डायरेक्ट एक्सपेंस एंड स्टॉक, ये 3 चीजें जो है वो आपकी जाती है कहां पे? ट्रेडिंग अकाउंट में। मतलब इसमें क्या होता है कि जो भी आपके नॉमिनल अकाउंट्स होते हैं, मतलब इनकम एंड एक्सपेंसेस के जो अकाउंट्स होते हैं, वो हमें ईयर एंड पे क्या करना होता है? क्लोज करना होता है। तो वो ईयर एंड पे सारे ही अकाउंट्स क्लोज होके ट्रांसफर हो जाते हैं कहां पे? या तो ट्रेडिंग अकाउंट में या तो पीएनएल अकाउंट में। तो जो भी डायरेक्ट इनकम है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, स्टॉक है, ये सारी चीजें जो है वो कहां पे ट्रांसफर हो जाती है? ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर होती है। मतलब आपने उसको ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया तो वो लेजर सारे क्लोज हो गए और एक नया लेजर आपका ओपन हो गया। कौन सा? ट्रेडिंग अकाउंट। जो भी आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड इनडायरेक्ट इनकम्स होंगी वो सब कुछ कहां पे ट्रांसफर करोगे आप? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करोगे। अच्छा, ट्रेडिंग अकाउंट भी आप जो बनाओगे उसमें से जो भी रिजल्ट निकलेगा वो ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस होगा, उसको भी आप जो है वो कहां पे ट्रांसफर करोगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर दोगे। सिंपल सी बात है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आपको क्या मिलेगा? नेट प्रॉफिट या नेट लॉस मिलेगा। इस नेट प्रॉफिट नेट लॉस को भी आप जो है वो कहां पे ट्रांसफर हो जाता है? कैपिटल अकाउंट में। तो अल्टीमेटली होता क्या है समझना, सारे इनकम सारे एक्सपेंसेस के अकाउंट क्लोज हो जाते हैं कहां पे? ट्रांसफर होकर ट्रेडिंग पीएनएल में। फिर ट्रेडिंग पीएनएल का एक नेट फिगर निकल के आता है, वो क्या निकल के आता है? नेट प्रॉफिट। इसी नेट प्रॉफिट को भी आप जो है वो क्लोज कर देते हो कहां पे? ट्रांसफर करके कैपिटल अकाउंट में। तो अल्टीमेटली सारे नॉमिनल अकाउंट क्लोज हो जाते हैं। सब कुछ जो है वो नेट अमाउंट जो आपका निकलता है, पूरे साल का जो फाइनल फिगर निकलता है प्रॉफिट या लॉस, वो प्रॉफिट लॉस जो है वो अल्टीमेटली क्लोज होता है कैपिटल अकाउंट में। जो असेट्स होती है, जो लायबिलिटीज होती है, उनको आप जो है वो बैलेंस शीट में बताते हो और वो क्लोज नहीं होते, उनके बैलेंस कैरिड डाउन हो जाते हैं फॉर नेक्स्ट ईयर। तो जो भी चीजें बैलेंस शीट में दिख रही है वही चीजें आपकी नेक्स्ट ईयर कैरिड डाउन हो जाएगी, मतलब नेक्स्ट ईयर कैरिड फॉरवर्ड हो जाएगी। ठीक है, ये तो बेसिक सी बातें हमने समझ ली। अब कुछ 2-4 एडजस्टमेंट्स जो मुझे समझाने हैं वो मैं समझा के फिर फटाफट अपने जो है वो बड़े सम्स पे आ जाएंगे। सबसे पहला, अच्छा एक चीज ये भी समझ लेना कि परचेज रिटर्न जो होता है वो आपका परचेज अकाउंट में ईयर एंड पे क्लोज हो जाता है। मतलब क्या सर? परचेज रिटर्न का कौन सा बैलेंस होता है? परचेज रिटर्न का क्रेडिट बैलेंस होता है। क्लोज करने के लिए क्या करते हो? डेबिट करते हो। परचेज रिटर्न डेबिट टू परचेज अकाउंट, इसलिए ही तो आप परचेज में से माइनस करके बताते हो परचेज रिटर्न। ये एंट्री की वजह से आप जो माइनस करके बताते हो। सेम इसी तरह से सेल्स रिटर्न भी जो है वो सेल्स में जाके क्लोज हो जाता है। सेल्स रिटर्न का आपका डेबिट बैलेंस होता है,
क्लोज करने के लिए उसको क्या करोगे, क्रेडिट करोगे, और डेबिट क्या हो जाएगा, सेल्स डेबिट हो जाएगा। ठीक है, और बाकी तो सारी नॉर्मल चीज़ें हैं, तो वो तो बेसिक्स आपको पता ही होगा। अब आ जाइए एडजस्टमेंट्स पे। तो जो मेरे को दो एडजस्टमेंट्स कवर करने हैं, सबसे पहला जो कवर करना है वो क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट्स मुझे कवर करना है। सबसे पहले समरी दे दूं एक बार के लिए, फिर लॉजिक एक बार समझा दूंगा कि भाई अगर क्लोजिंग स्टॉक आपको ट्रेडिंग अकाउंट में दिख रहा है, सॉरी, अगर क्लोजिंग स्टॉक आपको ट्रायल बैलेंस में नहीं दिख रहा है, मैं भी क्या बोल रहा हूं, अगर क्लोजिंग स्टॉक नॉट गिवन इन ट्रायल बैलेंस, मतलब क्या सर, मतलब ये कि भी क्लोजिंग स्टॉक आपको एडजस्टमेंट में दिख रहा है, तो उस केस में आपको दो इफेक्ट देने हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड और बैलेंस शीट में असेट साइड। लेकिन अगर क्लोजिंग स्टॉक आपको ट्रायल बैलेंस के अंदर दिख रहा है, तो फिर उस केस में आपको सिर्फ एक ही इफेक्ट देना है, बैलेंस शीट में असेट साइड। उसका क्विकली 2 मिनट में रीजन समझा देता हूं, बाकी डिटेल आपको लॉजिक जानना है तो वो आप डिटेल लेक्चर देख सकते हो, पर रिवीजन वीडियो में मैं बहुत ही डीप में जाके क्या बोलते हैं, एकदम डीप में घुस के लॉजिक नहीं समझ आ सकता, तो जल्दी जल्दी मुझे कवर करना पड़ेगा। अगर क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में नहीं दिया हुआ है तो फिर उसका मतलब ये होता है कि भी आपने क्लोजिंग स्टॉक की कोई एंट्री नहीं की है। क्लोजिंग स्टॉक आप 31 मार्च को जाते हो और उसको काउंट करते हो, और उसके बेसिस पे आप ईयर एंड पे एक एंट्री पास करते हो। वो एंट्री क्या पास करते हो, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट आप डेबिट करते हो और ट्रेडिंग अकाउंट को क्रेडिट करते हो। तो उस केस में जैसे मैंने बोला कि भी दो इफेक्ट आएंगे, एक आप ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड क्लोजिंग स्टॉक को बताओगे, और दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट में असेट साइड आप क्लोजिंग स्टॉक को बताओगे। लेकिन अगर क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है तो उसका सिंपल मतलब ये होता है कि भी आपने एंट्री ऑलरेडी पास कर दी है, क्योंकि किसी भी चीज को ट्रायल बैलेंस तक पहुंचना है तो उसको एंट्री के थ्रू होके जाना पड़ेगा। पहले एंट्री होगी, फिर उसकी लीजर पोस्टिंग होगी, फिर ही वो चीज जो है वो ट्रायल बैलेंस में जाएगा। तो अगर किसी को ट्रायल बैलेंस तक पहुंचना है तो उसको एंट्री के रूट के थ्रू ही जो है वो जाना पड़ेगा। ठीक है, अब अगर ट्रायल बैलेंस में क्लोजिंग स्टॉक दिख रहा है तो उसका मतलब ये होता है कि भी आपने क्लोजिंग स्टॉक रिकॉर्ड करने की एंट्री पास कर दी है। और वो क्या एंट्री पास की होगी, आपने क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट आपने डेबिट किया होगा 3000, टू परचेज अकाउंट आपने किया होगा, परचेज आपने जो है वो कम किया होगा। और अगर आपका क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर दिख रहा है, मतलब ये जो परचेज आपको दिख रहा है वो एडजस्टेड परचेज दिख रहा है, टोटल परचेज नहीं दिख रहा है, क्योंकि ट्रायल बैलेंस के अंदर क्लोजिंग स्टॉक दिख रहा है, मतलब ये वाली एंट्री ऑलरेडी पास हो चुकी होगी। कौन सी वाली, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। परचेज आपका ऑलरेडी उतने से कम होता है, तो उसलिए इसलिए जो है वो आपका ये जो परचेज दिख रहा है वो एडजस्टेड परचेज दिख रहा है। ठीक है, अब उस केस में हमें इफेक्ट क्या देना होता है, तो इफेक्ट सिंपल है कि भी आप ट्रेडिंग अकाउंट में क्लोजिंग स्टॉक नहीं बताते हो, क्योंकि ये जो परचेज आपका दिख रहा है वो नेट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ही तो दिख रहा है। यहां पे आपका परचेज कितना था, 10,000 था। क्यों, क्योंकि आपका क्लोजिंग स्टॉक जो है वो ट्रायल बैलेंस में नहीं दिख रहा था। ट्रायल बैलेंस में नहीं दिख रहा था मतलब परचेज जो है वो आपने कम नहीं किया है। तो उस केस में हम एंट्री क्या करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग अकाउंट। तो इसी एंट्री की पोस्टिंग अगर हम करें तो यहाँ पे हमने क्लोजिंग स्टॉक डेबिट किया और ट्रेडिंग अकाउंट को क्या किया, क्रेडिट किया। तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड क्लोजिंग स्टॉक डेबिट। बट यहाँ पे तो एंट्री क्या हो चुकी है, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट हो चुका है और परचेज उतने से कम हो चुका है। इधर परचेज आपका 10,000 दिख रहा था, इधर परचेज आपका 7,000 ही दिख रहा है, क्योंकि अब ये एडजस्टेड परचेज दिख रहा है। तो उस केस में आपका यहाँ पे परचेज जो है वो नेट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ही दिख रहा है 7,000, इसलिए हमें यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक बताने की जरूरत नहीं पड़ती है। और हम क्लोजिंग स्टॉक को जो है वो कहाँ पे बता देते हैं, बैलेंस शीट में ही सिर्फ बताते हैं असेट साइड, क्योंकि एक ही इफेक्ट आएगा। आई होप मैंने ट्राई किया थोड़ा बहुत समझाने का डिटेल में भी, बट इससे ज़्यादा डिटेल में मैं यहाँ पे रिवीजन वीडियो में कवर नहीं कर सकता। बाकी मैंने जो बड़े लेक्चर्स है जो फ्री में ही अवेलेबल है उस पर बहुत ही अच्छे से मैंने जो है वो ये पॉइंट समझाया है, वहाँ पे जाके अगर आप चाहो तो देख सकते हो, वरना ये एग्जाम्पल भी एक बार देख लोगे तो भी आपको आइडिया आ जाएगा। मैं स्क्रीन पे एक बार रख रहा हूँ अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रीपेड एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, इनकम, ये सारी चीज़ें तो आपको आती है। फिर जो बात आती है वो आती है प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट। अब बच्चे लोग जो है वो उसमें ये फॉर्मेट कुछ उनके दिमाग में टीचर रटवा देते हैं कि भाई ओल्ड हो तो ये प्लस और वो माइनस, ये सब रटवा देते हैं। मैं सजेस्ट करूंगा कि भाई आप रटो नहीं, आप एंट्री समझो और उसके हिसाब से करो।
अगर आपको वो प्लस माइनस वाला करना है तो वो अलाउड है, उसमें मार्क्स नहीं कटेंगे आपके। बट इंस्टीट्यूट जो है वो एंट्री के बेसिस पे अकाउंट्स बना के प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट और बैड डेट्स का अकाउंट बना के फिर जो है वो एडजस्टमेंट सॉल्व करते हैं। आप प्लस माइनस वाला चाहो तो कर सकते हो, मैं मना नहीं बोल रहा हूं, मैं पर एक बार के लिए एंट्रीज समझाऊंगा, एंट्रीज किस तरह से होती है, ठीक है। सबसे पहली बात, अगर कोई भी प्रोविजन आपको क्रिएट करना है तो वो प्रोविजन कहां से क्रिएट होता है? प्रोविजन का मतलब ही ये होता है कि भी आप जो है वो प्रॉफिट को अभी से ही थोड़ा सा कम करके साइड में रख दे रहे हो, कि भी अभी से ही आपने मान लिया कि मेरा नुकसान हो गया और आपने उतना प्रॉफिट कम कर दिया। तो प्रोविजन कोई भी क्रिएट होता है तो वो आपका क्रिएट होता है प्रॉफिट्स में से। अब प्रोविजन क्रिएट करने की एंट्री क्या होती है? तो प्रॉफिट को आप कम कर रहे हो, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आप जो है वो क्या कर रहे हो? डेबिट कर रहे हो। और टू प्रोविजन फॉर जो भी प्रोविजन है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है, प्रोविजन फॉर क्लेम है, कोई भी प्रोविजन हो, सारे प्रोविजन कहां से क्रिएट होते? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से क्रिएट होते। बैड डेट्स की एंट्री क्या होती है? बैड डेट्स फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड करने की एंट्री क्या होती है? बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, ये एंट्री होती है। अब बैड डेट्स एक नॉमिनल अकाउंट है। अब ये नॉमिनल अकाउंट जो है वो ईयर एंड पे आपको क्या करना होता है? क्लोज करना होता है। कहां पे क्लोज करना होता है? नॉमिनल अकाउंट सारे ही वैसे तो हम कहां पे क्लोज करते हैं? ट्रेडिंग या तो पीएनएल अकाउंट में। तो अगर आपको ट्रायल बैलेंस में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का कोई भी ओपनिंग बैलेंस जो है वो नहीं दिया हुआ है, तो उस केस में ये जो बैड डेट आपने यहां पे डेबिट किया था उसको आप ईयर एंड पे क्लोज करोगे। कहां पे ट्रांसफर करके? पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर करके क्लोज करोगे। तो बैड डेट्स आपका यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा और पीएनएल अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। लेकिन देखो, मैं 2 बार रिपीट नहीं करूंगा, आपको वापस सुनना है तो रिवाइंड करके सुन लेना। लेकिन अगर बैड डेट जो है वो आपका हुआ है पूरे साल के दौरान तो बैड डेट्स तो रिकॉर्ड करने की यही एंट्री होती है। लेकिन अगर आपके ट्रायल बैलेंस में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का ओपनिंग बैलेंस दिख रहा है तो उस केस में ये बैड डेट जो होता है वो आप राइट ऑफ करते हो ईयर एंड पे। देखो, ईयर एंड पे ये नॉमिनल अकाउंट तो क्लोज होगा ही होगा। फर्क ये है कि भी अगर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का बैलेंस नहीं दिख रहा है तो वो पीएनएल अकाउंट में जाके क्लोज होगा। अगर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का बैलेंस दिख रहा है तो उस केस में ये बैड डेट जो है वो आपका यहाँ पे क्रेडिट होगा और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट आपका यहाँ पे डेबिट हो जाएगा। यहाँ पे आपने प्रोविजन जब क्रिएट किया तब आपने उसको क्रेडिट किया। अब प्रोविजन के सामने सेटलमेंट जो आप कर रहे हो उसके लिए प्रोविजन को आप डेबिट करोगे। इस तरह से एंट्री होगी, ठीक है। अब अगर अच्छा, पहले तो ये हमें परसेंटेजेस कैसे कैलकुलेट करने हैं। तो डेटर्स बैलेंस एज पर ट्रायल बैलेंस अगर आपको दिया हुआ है तो डेटर्स का कोई भी बैलेंस दिया हुआ है और डेटर्स के रिलेटेड कोई भी एडजस्टमेंट है। एक चीज चलो अभी ही बता देता हूं, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। अगर ट्रायल बैलेंस में कोई ऐसी आइटम दी हुई है जिसमें आपको परसेंटेज लगाना है तो उस केस में सबसे पहले उस आइटम के रिलेटेड और कोई दूसरे एडजस्टमेंट्स अगर है तो पहले उसको सॉल्व करो, मतलब पहले उसका इफेक्ट दो, फिर आपको जो है वो एक करेक्ट अमाउंट मिलेगा। उस करेक्ट अमाउंट पे ही आप जो है वो क्या कर सकते हो? प्रोविजन क्रिएट कर सकते हो। मतलब ये कि भाई आपको उस आइटम के रिलेटेड कोई भी एडजस्टमेंट दिया हुआ है, मतलब उसमें कुछ तो गड़बड़ी है, तो उसको आप रेक्टिफाई करोगे। और परसेंटेज तो जो क्रिएट किया जाता है, कैलकुलेट किया जाता है, वो तो सही अमाउंट पे कैलकुलेट किया जाएगा। तो हमेशा सीक्वेंस इसी तरह से रहेगा कि कोई भी आइटम है उसमें परसेंटेज भी दिया हुआ है कि भाई इस पे ये परसेंटेज कैलकुलेट करो, और उसी आइटम के रिलेटेड कोई दूसरा एडजस्टमेंट भी है तो पहले उस एडजस्टमेंट का इफेक्ट दो, फिर ही जो है वो परसेंटेज लगाओ, ठीक है। तो यहां पे आपको अगर डेटर्स के रिलेटेड कोई भी एडजस्टमेंट्स दिए हुए तो वो आप प्लस माइनस करोगे। फिर अगर बैड डेट्स दिया हुआ है और बैड डेट्स आपको एडजस्टमेंट में दिया हुआ है तो ही आप यहां से उसको क्या करोगे? माइनस करोगे। अगर बैड डेट्स ट्रायल बैलेंस के अंदर दिख रहा है तो उसका सिंपल मतलब ये होता है कि आपने एंट्री पास कर दी है। क्या एंट्री पास कर दी है? बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। तो उसका सिंपल मतलब ये होता है कि भी आपका डेटर्स ऑलरेडी उतने से कम दिख रहा है। लेकिन अगर वही बैड डेट्स एडजस्टमेंट में दिख रहा है तो उसका मतलब आपने बैड डेट्स की एंट्री पास नहीं की है। और अब अगर आप बैड डेट्स की एंट्री पास कर रहे हो तो एंट्री क्या बनती है? बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। इसलिए आपको जो है वो डेटर्स को क्या करना पड़ता है? कम करना पड़ता है। तो यहाँ पे आपने जो है वो डेटर्स में से बैड डेट्स माइनस कर दिए, फिर आपको एक फिगर मिला जिसको हम बोल रहे हैं ए।
तो पहले मैंने डेटर्स में से ऐसे लोगों को निकाल दिया कि जो फालतू में कभी पैसा देने ही नहीं वाले। फिर बचते हैं कुछ अच्छे लोग। अच्छे लोग में भी थोड़ी बहुत बुराई होती है, तो हमको जिन पे डाउट होता है, वो डाउट वाला जो हमारा परसेंटेज हम कैलकुलेट करते हैं वो इस वाले फिगर पे, ए वाले फिगर पे कैलकुलेट करते हैं। क्योंकि जो खराब थे वो तो सारे ही निकाल दिए, जो खराब होने की संभावना है वो अब इस पे निकालेंगे। फिर जो प्रोविजन है डाउटफुल है वो भी एक बार के लिए माइनस कर दिया, फिर अच्छे लोग बचे। अब ये जो अच्छे लोग बच गए, इनमें से भी कोई जो है वो हमसे डिस्काउंट मांग सकता है। जो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स है वो आप ये बी वाले फिगर पे कैलकुलेट करोगे, इस वाले फिगर पे। ये माइनस करने के बाद आपको एक अच्छा, बहुत ही अच्छे लोग जो है, जो आपको टाइम से पैसे दे देंगे, वैसे डेटर्स मिलेंगे। और यही वाला फिगर आपका बैलेंस शीट में आउटर कॉलम में दिखेगा। क्लियर? ठीक है। एक ये एग्जांपल देख लो ताकि आपको जो है वो अच्छे से क्लैरिटी आ जाए। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ट्रायल बैलेंस में 1 लाख रुपए डेटर्स के दिख रहे हैं। बेड ट्रायल बैलेंस के अंदर ऑलरेडी दिख रहा है कितना, 5,000 का। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट आपको 8,000 का ट्रायल बैलेंस के अंदर ही दिख रहा है। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स आपको 2,000 का ओपनिंग बैलेंस दिख रहा है। अब नीचे एडजस्टमेंट्स में क्या चीज़ें दी हुई है कि भाई एडिशनल बेड डेट्स हुआ है, और कितना हुआ है, 2,000 रुपये का एडिशनल बेड डेट्स हुआ है। दूसरा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट जो आपको मेंटेन रखना है वो कितना मेंटेन रखना है, 10% के हिसाब से मेंटेन रखना है। और प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स जो आपको मेंटेन रखना है वो 3% के हिसाब से मेंटेन रखना है। ठीक है। अब हमें पूछा यह गया है कि भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कौन सा अमाउंट जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कौन सा अमाउंट जाएगा, और बैलेंस शीट में बाहर डेटर्स कितने दिखेंगे, वो चीज़ें हमें बतानी है। सबसे पहले हम बैलेंस शीट की कैलकुलेशन से स्टार्ट करें तो 1 लाख आपका डेटर्स का बैलेंस था। एडिशनल बेड डेट्स जो एडजस्टमेंट में दिए हुए हैं वो कितने हैं, वो तो सिर्फ 2,000 के। ये वाले तो ट्रायल बैलेंस के, इसका तो एक ही इफेक्ट जाएगा। ये जो 2,000 के बेड डेट्स है उसको आप यहां से माइनस करोगे। फिर आपको नॉर्मल लोग मिलेंगे 98,000। इस पे भी आपको डाउट है, और डाउट का प्रोविजन जो ईयर एंड पे आपको रखना है कि प्रोविजन का बैलेंस इतना हमें नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड करके जाना है, वो कितना रखना है, 10% के हिसाब से रखना है। अब 98,000 का 10% कितना होता है, 9,800 हमें इतना रखना है। उसके बाद डिस्काउंट ऑन डेटर्स का बैलेंस हमें कितना रखना है, तो डिस्काउंट ऑन डेटर्स का बैलेंस हमें जो रखना है वो कितना है, 3% रखना है। तो इसमें से जो डाउटफुल लोग थे वो भी निकाल दिए, फिर अच्छे लोग बचे। अच्छे लोग में से कोई भी, कुछ लोग जो डिस्काउंट मांग सकते हैं, तो ये जो 3% का आपका डिस्काउंट कैलकुलेट किया गया है वो इस अमाउंट पे किया गया है। उसके बाद ये माइनस करने के बाद जो फिगर आएगा वही आपका बैलेंस शीट में आउटर कॉलम में दिखेगा। क्लियर इतनी सी बात? अब इसको हम अकाउंट के थ्रू किस तरह से करते हैं, आपने वो रट तो लिया होगा कि भाई ओल्ड बेड डेट्स, ओल्ड प्रोविजन, न्यू प्रोविजन, बेड डेट्स, ये वो प्लस माइनस वाला रट तो लिया होगा। यहाँ पे इसको अकाउंट के थ्रू कैसे करें, तो सिंपल सी चीज समझना। हमने आगे एक चीज समझी, क्या समझी, कि अगर आपको प्रोविजन का ओपनिंग बैलेंस दिख रहा है ट्रायल बैलेंस में, तो फिर उस केस में आप बेड डेट्स को जो है वो ईयर एंड पे राइट ऑफ करते हो। कहाँ से? ईयर एंड पे आप राइट ऑफ करते हो प्रोविजन फॉर बेड डाउटफुल डेट अकाउंट से। तो उस केस में हम प्रोविजन का अकाउंट बनाएंगे। प्रोविजन का ओपनिंग बैलेंस कितना था, पहली बात तो प्रोविजन का क्रेडिट बैलेंस होता है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का ओपनिंग बैलेंस कितना था, 8,000 रुपये था। वो 8,000 रुपये मैंने यहाँ पे बता दिए। अब मुझे करंट ईयर में मेरे बेड डेट्स कितने हुए टोटल, करंट ईयर में एक तो ये वाले 5,000 के बेड डेट्स हुए और 2,000 और हुए, टोटल 7,000 के बेड डेट्स हुए। ये 7,000 जो है वो मैं राइट ऑफ करूंगा। बेड डेट्स अकाउंट ईयर एंड पे राइट ऑफ होता है। बेड डेट्स रिकॉर्ड करने की तो एंट्री क्या होती है, बेड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। लेकिन ये जो बेड डेट आपने डेबिट किया ना, उसको ईयर एंड पे क्लोज तो करना पड़ेगा। उसको क्लोज करने की एंट्री क्या होती है, अगर प्रोविजन का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है तो उसको क्लोज करने की एंट्री होती है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट डेबिट टू बेड डेट्स अकाउंट। तो यहाँ पे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट डेबिट टू बेड डेट्स अकाउंट 7,000 आपने राइट ऑफ कर दिया, ये ओपनिंग बैलेंस लिखा।
अब करंट ईयर में हमें क्लोजिंग रखना कितना है, तो क्लोजिंग जो हमें रखना है वो हमने यहाँ से कैलकुलेट किया कि भाई हमें 9800 रखना है। वो जो हमने फॉर्मेट समझा ना, तो प्रोविजन हमें 10% के हिसाब से 9800 रुपीज़ हमें मेंटेन करना है। ओपनिंग था कितना, 8000 था, उसमें से कम कितना हो गया, 7000 तो कम हो गया। अब बैलेंस कितना बचा है, 1000 रुपये ही बचा है। पर हमें तो रखना कितना है, हमें रखना है 9800। तो हमें और जो है वो प्रोविजन क्रिएट करना पड़ेगा। कहाँ से क्रिएट करेंगे, प्रोविजन क्रिएट होता है प्रॉफिट्स में। तो हमारा ये क्लोजिंग बैलेंस जो है 9800, वो यहां से आया इसके बेसिस पे, इतना हमें रखना है। अब प्रॉफिट में से कितना क्रिएट करना है हमें, तो ये आपको बैलेंसिंग फिगर मिल जाएगा। 8800 आपको प्रॉफिट में से क्रिएट करना है और यही जाएगा आपका पीएनएल अकाउंट में। पीएनएल अकाउंट में आपका प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट जो दिख गया वो 8800 रुपीज दिख गया। अब आपका जो वो प्लस माइनस वाला सिस्टम था उससे भी करोगे तो आंसर आपका यही आएगा 8800। ठीक है। डिस्काउंट की बात करते हैं तो डिस्काउंट का ओपनिंग बैलेंस जो है वो ऊपर ट्रायल बैलेंस में दिया गया था 2000 रुपये। हमें क्लोजिंग रखना कितना है, तो 3% हमें क्लोजिंग रखना है और इसका 3% जो है वो 88,200 का 3% होता है 2646। इतना हमें रखना है। तो कैरी फॉरवर्ड जो आपका होगा वो 2646 कैरी फॉरवर्ड होगा। ओपनिंग था कितना, 2000, हमें मेंटेन कितना रखना है, 2646। तो डेटर्स में से जो माइनस होगा वो तो 2646 ही होगा, उसी से ही तो ये फिगर आया है। तो हमें 2000 तो हमारे पास ऑलरेडी क्रिएटेड था, रखना कितना है, 2646 रखना है। तो और एडिशनल कितना हमें जो है वो प्रोविजन इसका क्रिएट करना पड़ेगा। तो एडिशनली हमें 646 रुपीज़ का ही प्रोविजन क्रिएट करना पड़ेगा। और प्रोविजन कहाँ से क्रिएट होता है, प्रॉफिट्स में से क्रिएट होता है। तो ये आपका जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट हो जाएगा और प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स 646 क्रेडिट हो जाएगा। पीएनएल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट या प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। क्लियर। इस तरह से जो है वो आपके एडजस्टमेंट्स प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट और डिस्काउंट ऑन डेटर्स के होंगे। आई होप मैंने अच्छे से पूरी चीज़ें समझा दी है। अब जो है वो बाकी सारे नॉर्मल चीज़ें, एक बार ये जीएसटी वाला पार्ट भी देख लो कि अगर आपके पास आईजीएसटी की इनपुट है तो फिर उस केस में आप आईजीएसटी इनपुट पहले आईजीएसटी की लायबिलिटी के सामने सेट ऑफ करोगे। उसके बाद अगर आईजीएसटी बच जाता है, इनपुट बच जाता है आईजीएसटी का, तो फिर उस केस में आप उस आईजीएसटी के इनपुट को सीजीएसटी या एसजीएसटी दोनों में से किसी के सामने भी जो है वो एडजस्ट कर सकते हो। अगर सीजीएसटी का इनपुट आपका है तो सबसे पहला आपको उसको एडजस्ट करना है सीजीएसटी के सामने। उसके बाद सीजीएसटी कभी भी आपका एसजीएसटी के सामने सेट ऑफ नहीं होगा, वो दोनों एक दूसरे के दुश्मन है। तो किसके सामने सेट ऑफ हो सकता है, तो अगर सीजीएसटी का इनपुट और बच गया है तो उसको आप आईजीएसटी की लायबिलिटी के सामने सेट ऑफ कर सकते हो। एसजीएसटी और यूटीजीएसटी का अगर आपके पास इनपुट है, इनपुट टैक्स क्रेडिट है, तो सबसे पहले तो आप जो है वो एसजीएसटी की लायबिलिटी के सामने सेट ऑफ करोगे। उसके बाद भी अगर एसजीएसटी बच जा रहा है तो एसजीएसटी और सीजीएसटी तो दुश्मन है, वो दोनों एक दूसरे के सामने सेट ऑफ नहीं हो सकते। तो एसजीएसटी जो है वो दूसरा किसके सामने सेट ऑफ हो सकता है, आईजीएसटी के सामने सेट ऑफ हो सकता है। ठीक है। तो ये सेट ऑफ रूल्स है क्योंकि इसका भी एक आधा एडजस्टमेंट्स आता है। बाकी सारे एडजस्टमेंट्स जो है वो सिंपल थे। अब आ जाते हैं हम मास्टर सम पे, जिसको हम जल्दी जल्दी जो है वो पूरा सॉल्व कर लेंगे। अब बड़ा सम स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बातें आपको जो बताऊंगा जो आपको ध्यान रखनी है। अगर इतनी बातें ध्यान रखोगे तो हमेशा आपका सम टैली तो हो ही जाएगा। ये बात अलग है कि भी गलत टैली हो सकता है, बट टैली तो हो जाएगा, एटलीस्ट आप एग्जाम में आगे तो बढ़ पाओगे। तो कौन सी ऐसी बातें हैं, तो सिंपल सी दो बातें हैं कि अगर कोई भी चीज़ ट्रायल बैलेंस के अंदर दिख रही है, कोई भी आइटम ट्रायल बैलेंस के अंदर दिख रही है और वो अगर डेबिट साइड दिख रही है या क्रेडिट साइड दिख रही है, ट्रायल बैलेंस की सारी ही आइटम का एक ही इफेक्ट होगा, ओनली एंड ओनली वन इफेक्ट। अगर डेबिट साइड कोई भी आइटम दिख रही है तो हमेशा उसका डेबिट इफेक्ट ही होगा। अभी मैं वर्ड यूज कर रहा हूं डेबिट इफेक्ट, डेबिट साइड नहीं बोल रहा हूं, डेबिट इफेक्ट। डेबिट इफेक्ट मतलब कहां कहां आप डेबिट इफेक्ट दे सकते हो, तो या तो ट्रेडिंग एंड पीएनएल के डेबिट साइड बताओ तो उसको डेबिट इफेक्ट देना बोलते हैं, या ट्रेडिंग एंड पीएनएल में क्रेडिट साइड उस चीज को माइनस करके बताओ तो भी जो है वो आपका डेबिट इफेक्ट ही हुआ।
या आप जो है वो असेट साइड बताओ या लायबिलिटी साइड माइनस करके बताओ, तो भी आपका डेबिट इफेक्ट ही हुआ। क्रेडिट इफेक्ट किसको बोलते हैं? अगर ट्रेडिंग पीएनएल में क्रेडिट साइड बताओ, या डेबिट साइड आप जो है वो ट्रेडिंग पीएनएल में से माइनस करके बताओ, या आप लायबिलिटी साइड बताओ, या आप असेट में से माइनस करके बताओ, इतने इफेक्ट्स को हम क्रेडिट इफेक्ट बोलते हैं। जो सॉरी जो चीज यहां पे डेबिट साइड दिख रही है उसका हमेशा डेबिट इफेक्ट ही होगा, जो चीज ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट साइड दिख रही है उसका क्रेडिट इफेक्ट ही होगा, एक ही इफेक्ट होगा, एक ही। जितने भी एडजस्टमेंट्स नीचे दिए हुए कंपलसरी उसके आपको जो है वो दो इफेक्ट देने पड़ेंगे, एक डेबिट इफेक्ट एक क्रेडिट इफेक्ट देना ही पड़ेगा, तभी जाके आपकी चीजें टैली होगी। इतनी सी चीज ध्यान रखनी है, ठीक है सर? ओके, अब जो है वो हम आ जाते हैं मास्टर सम पे। एकदम ही क्विकली जो है वो अपने पहले पूरा क्वेश्चन रीड कर लेते, क्योंकि हमें सीधा एडजस्टमेंट से ही सॉल्व करना है। मेन जो है वो हमारे एडजस्टमेंट्स ही देखने हैं। तो क्या आपको क्या क्या चीज़ दी हुई है वो देखते जाते। कैश इन हैंड, डेटर स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, फर्नीचर्स, ऑफिस इक्विपमेंट, डेप्रिसिएशन ऑन ऑफिस इक्विपमेंट ट्रायल बैलेंस के अंदर दिख रहा है। क्या बात है, तो ट्रायल बैलेंस के अंदर दिख रहा है तो एक ही इफेक्ट होगा हमेशा। प्लांट एंड मशीनरी, क्रिएटर्स, लोन फ्रॉम देना बैंक 12% के हिसाब से। यहाँ पे जहाँ जहाँ रेट्स दिख रहे हैं वो रेट्स आप हाईलाइट कर लोगे। प्रोविजन फॉर बेड डेट्स का जो है वो आपको ओपनिंग बैलेंस दिख रहा है। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, परचेज, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, सैलरीज, रेंट फॉर गोडाउन। फिर इंटरेस्ट पेड, रेट एंड टैक्सेस, डिस्काउंट अलाउड टू डेटर्स, डिस्काउंट रिसीव्ड फ्रॉम क्रिएटर्स, फ्रेट ऑन परचेज, कैरेज आउटवर्ड, ड्रॉइंग, सन्डे एक्सपेंस, इंश्योरेंस प्रीमियम, बेड डेट्स, बैंक ओवरड्राफ्ट भी दिख रहा है। इन्वेस्टमेंट, डिपॉजिट, इंटरेस्ट रिसीव्ड, वेजेस, सस्पेंस अकाउंट। अच्छा, सस्पेंस भी दिख रहा है। अच्छा, सस्पेंस दिख रहा है मतलब क्या, आपका ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हुआ था और आपने टेम्पररी डिफरेंस जो है वो कहाँ पे डाल दिया है, सस्पेंस अकाउंट में डाल दिया है। तो रेक्टिफिकेशन के सेकंड स्टेज के हिसाब से आपको सॉल्व करना पड़ेगा। इनपुट CGST, इनपुट SGST भी दिया हुआ है। आउटपुट CGST, आउटपुट SGST, आउटपुट IGST और कैपिटल अकाउंट, ये सारी चीज़ें जो है वो आपको दी हुई है। ठीक है, अब वन बाय वन सारे एडजस्टमेंट्स देखते जाते हैं और उसके सॉल्यूशन साथ साथ में डिस्कस करते जाते हैं। पहले पूरा क्वेश्चन में वापस समझाओ, वही एडजस्टमेंट समझाओ, डबल गिव करना है आपको। 2 बार सुनना है तो रिवाइंड करके सुन लेना, मैं आपका टाइम बचाना चाहता हूँ। सबसे पहले वन स्टील टेबल। अच्छा, स्टील टेबल मतलब ही क्या, फर्नीचर। परचेज ड्यूरिंग द ईयर फॉर ₹14,000 was sold for some price but the sale proceeds were wrongly credited to sales account। आपने 14,000 का फर्नीचर परचेज किया था, जब परचेज किया वो तो सही बताया, लेकिन वही फर्नीचर को आपने सेम प्राइस मतलब 14,000 में ही बेच दिया। और ये जो 14,000 में आपने बेचा, उस केस में अगर आप असेट बेचते हो तो आपको फर्नीचर को क्रेडिट करना चाहिए था, लेकिन आपने किसको क्रेडिट कर दिया है, सेल्स को क्रेडिट कर दिया है। तो इसका सिंपल मतलब ये होता है कि भी सेल्स आपका ज्यादा दिख रहा है। अगर सेल्स ज्यादा दिख रहा है तो सेल्स को कम करना पड़ेगा, ठीक है। और फर्नीचर जो है, स्टील टेबल मतलब फर्नीचर, उसको आपने क्रेडिट नहीं किया है, तो क्रेडिट तो उसको करना चाहिए था। मतलब फर्नीचर भी जो है वो ज्यादा दिख रहा है, दोनों ही ज्यादा दिख रहे हैं, तो उस केस में आपका आंसर क्या हो जाएगा। तो आप पहले तो सेल्स का फिगर लिख दोगे यहां से। सेल्स का फिगर कितना है, चलो यहाँ पे टिक करते जाते हैं। सेल्स का फिगर कितना है, 42,000। वो आपने यहाँ पे 42,000 सेल्स लिख दिया होगा। सेल्स का 42,000 नहीं है, सॉरी 23 लैक्स है, सॉरी। सेल्स का 23 लैक्स आपने यहाँ पे लिख दिया। फर्नीचर आपने बेचा था, सेल्स में बता दिया था, सेल्स ज्यादा दिख रहा था 14,000 से, तो आपने उसको सेल्स में से माइनस कर दिया। और फर्नीचर भी तो गया है, तो फर्नीचर में से भी क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। और यहाँ पे फर्नीचर का भी फिगर लिख दो साथ साथ में। फर्नीचर का फिगर ये रहा 2,14,000, तो वो भी आपने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये वाला एडजस्टमेंट्स आपका हो गया। उसके बाद परचेज ऑफ ए टाइपराइटर, जो एक ऑफिस इक्विपमेंट है, कौन से दिन पे खरीदा है, 1/1/2025। अच्छा, आपका साल खत्म कब हो रहा है वो तो देखा नहीं है आपने। आपका साल जो है वो खत्म हो रहा है 31 मार्च 2025 को ही खत्म हो रहा है आपका साल, ये रहा। तो ईयर एंड पे ही आपने, अच्छा ईयर एंड आपका 31 मार्च 2025 को हो रहा है और आपने परचेज 1 जनवरी 2025 को किया है। तो इसका सिंपल मतलब ये है कि भी इस ऑफिस इक्विपमेंट पे मतलब टाइपराइटर पे जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो सिर्फ और सिर्फ 3 मंथ्स का लगेगा। अच्छा, पर पहले एडजस्टमेंट देख लेते हैं कि एक टाइपराइटर आपने खरीदा था 40,000 का,
जिसको आपने परचेज में बता दिया है। डेबिट असेट करना था लेकिन परचेज डेबिट कर दिया, तो परचेज ज्यादा दिख रहा है तो परचेज को कम करना पड़ेगा। और टाइपराइटर आपने बताया ही नहीं है तो अब बताना पड़ेगा, मतलब ऑफिस इक्विपमेंट में आपको वो अमाउंट ऐड करना पड़ेगा। तो अब ऑफिस इक्विपमेंट यहाँ पे देखो कहीं पे दिख रहा है क्या? तो ऑफिस इक्विपमेंट ये रहा, तो ये हम लिख देंगे 1,60,000। तो ऑफिस इक्विपमेंट आपने 160 ये लिख दिया, और उसमें आपने टाइपराइटर नहीं बताया था तो वो 40,000 आपने ऐड कर दिया। फिर दूसरा यहाँ पे परचेज देखो, परचेज कितना है? परचेज आपका 14 लाख है, तो वो परचेज आप यहाँ पे 14 लाख बता दोगे, और उसमें जो आपने टाइपराइटर इंक्लूड कर दिया है उसको आपको माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ऑफिस इक्विपमेंट 40,000 माइनस हो जाएगा। सिंपल सी बात, ठीक है। नेक्स्ट एडजस्टमेंट्स देखते हैं, ये वाला हो गया आपका। फिर थर्ड क्या है? डेप्रिसिएशन इज टू बी प्रोवाइडेड एट द रेट 10% पर एनम ऑन ऑफिस इक्विपमेंट परचेज ड्यूरिंग द ईयर। अच्छा, तो ऑफिस इक्विपमेंट पे ऑलरेडी कुछ तो डेप्रिसिएशन था क्या? हाँ था। इधर आपको ऑफिस इक्विपमेंट पे डेप्रिसिएशन दिख रहा है 16,000 रुपए का। ट्रायल बैलेंस की आइटम एक ही इफेक्ट, लेकिन जो आपने ड्यूरिंग द ईयर कितना परचेस किया? ड्यूरिंग द ईयर आपने जो ऑफिस फर्नीचर ऑफिस इक्विपमेंट परचेस किया वो आपने 40,000 का परचेस किया। ये जो ड्यूरिंग द ईयर परचेस किया है उस पर आपको जो है वो परसेंटेज लगाना है, किस चीज का? डेप्रिसिएशन का। तो ये डेप्रिसिएशन का कितना परसेंट लगेगा? 10% लगेगा। अब ध्यान देना, ड्यूरिंग द ईयर कितना परचेस किया आपने? 40,000 का ही परचेस किया, तो 40,000 पे आपका 10% के हिसाब से 3 महीने का ही डेप्रिसिएशन लगेगा, क्योंकि आपने 1 जनवरी को परचेस किया था। देखो ये रहा 1 जनवरी, 3 महीने का डेप्रिसिएशन सिर्फ 40,000 पे लगा। तो सर सिर्फ आपने यही वाला डेप्रिसिएशन यहाँ पे ऑफिस इक्विपमेंट में से क्यों माइनस किया? उसका सिंपल मतलब ये है बेटा, क्योंकि जो डेप्रिसिएशन ट्रायल बैलेंस के अंदर दिख रहा है उसका सिर्फ एक ही इफेक्ट जाएगा, एंट्री हो चुकी है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट। ऑफिस इक्विपमेंट उतने से ऑलरेडी कम हो चुका है, तो अब वापस कम करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे जो माइनस होगा वो सिर्फ 1,000 ही माइनस होगा, लेकिन यहाँ पे जो डेप्रिसिएशन पीएनएल अकाउंट में दिखेगा वो कितना दिखेगा वो जरा देखो। पीएनएल अकाउंट में जो डेप्रिसिएशन दिखेगा वो आपका दिखेगा डेप्रिसिएशन ऑन ऑफिस इक्विपमेंट 16,000। जो ट्रायल बैलेंस का एक इफेक्ट यहाँ पे देना है हमें पीएनएल अकाउंट में डेबिट साइड, और दूसरा जो 1,000 है उसके 2 इफेक्ट देने हैं। एक असेट में से माइनस किया, एक यहाँ पे पीएनएल अकाउंट में बता दिया, क्योंकि एडजस्टमेंट के 2 इफेक्ट। तो यहाँ पे आपका 17,000 ये दिख गया। आगे बढ़ते हैं। 2 मंथ रेंट फॉर गोडाउन इज आउटस्टैंडिंग। तो ऊपर देखो रेंट फॉर गोडाउन कितना दिख रहा है, ये तो सिंपल एडजस्टमेंट है कि रेंट फॉर गोडाउन आपका 55,000 रुपये यहाँ पे दिख रहा है। ये कितने महीने का दिख रहा होगा? ये आपका दिख रहा होगा 10 महीने का। तो 10 महीने का 55,000, तो एक महीने का कितना? 5500। तो 2 महीने का आपका आउटस्टैंडिंग है। तो अब ध्यान से समझना, पहले तो आपने रेंट फॉर गोडाउन 55,000 आपने यहाँ पे सीधा डायरेक्ट बता दिया होगा। ये पीएनएल अकाउंट है, पीएनएल अकाउंट में आपने कहाँ गया रेंट फॉर गोडाउन? ये रहा, रेंट फॉर गोडाउन आपने 55,000 बता दिया। अब 2 महीने का आउटस्टैंडिंग है, तो 55,000 डिवाइड बाय 10 करोगे तो 1 महीने का मिलेगा, इंटू 2 करोगे तो 2 महीने का मिल जाएगा। 2 महीने का आउटस्टैंडिंग रेंट मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, तो यहाँ पे बाहर दिख गया 66,000। अब ये एक लाइबिलिटी है, तो लाइबिलिटी को हम कहाँ पे बताते हैं? लाइबिलिटी को हम बताते हैं बैलेंस शीट में। आउटस्टैंडिंग गोडाउन रेंट 11,000, सिंपल सा एडजस्टमेंट था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद इंटरेस्ट पेड इंक्लूड ₹20,000 पेड टू देना बैंक, लोन फ्रॉम देना बैंक अपीयर एज फॉलोस। अब यहां पे ध्यान दो, इंटरेस्ट पेड कितना है? पहले तो इंटरेस्ट पेड आपका दिख रहा है ये 25,000। इसमें से 5,000 तो आपने किसी और को पे किया है। समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? 5,000 तो आपने किसी और को पे किया है। सर कैसे पता चला? मुन्ना नीचे बोला हुआ है कि आपने इंटरेस्ट पेड में से सिर्फ 20,000 ही ऐसा इंटरेस्ट है जो आपने किसको दिया है? देना बैंक को दिया है। बाकी 5,000 तो आपने किसी अदर को दिया है, ठीक है। वो खर्चा है नो डाउट, पर मुझे देना बैंक का इंटरेस्ट कितना आउटस्टैंडिंग है पहले वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो देखो
देना बैंक का लोन का बैलेंस कितना दिख रहा है? ओपनिंग बैलेंस 1 लाख था। 1 मई को आपने 1 लाख का और लोन लिया, तो ये जो 1 मई को आपने लोन लिया उस पे इंटरेस्ट कितने महीने का लगेगा? उस पे इंटरेस्ट लगेगा 11 महीने का, क्योंकि 1 अप्रैल से 1 मई 1 महीना ही होता है। और ये 31 मार्च को आपने 1 लाख का और लोन लिया है, उस पे आपका कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा, क्योंकि आपने ईयर के एंड में ये जो है वो लोन लिया है। और उसके बाद आपका क्लोजिंग बैलेंस ये 3 लाख रुपए दिख रहा है। अब आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करना है तो ध्यान से समझ लेना। जो ओपनिंग बैलेंस है उस पे तो पूरे पूरे 1 लाख पे 12%, 12/12, सर ये 12% कहाँ से है? ऊपर दिया हुआ था ट्रायल बैलेंस में, वो बन जाता है 12,000। फिर जो 1 मई को आपने जो दूसरा लोन लिया था 1 लाख का, उस पर 12% इंटू 11/12, क्योंकि 11 महीने का ही लगेगा, 11,000। जो 31 मार्च को लिया उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा, तो टोटल जो पेएबल आपका इंटरेस्ट है वो 23,000 है। देना बैंक को आपने सिर्फ कितना पे किया था? ऑलरेडी पेड 20,000। 5,000 तो किसी और का था, तो अब और कितना आउटस्टैंडिंग है? 3,000 आउटस्टैंडिंग है। तो अब इसका इफेक्ट कैसे बताएंगे? सिंपल, तो यहां पे आपको ये इंटरेस्ट 25,000 जो दिख रहा है ये वाला, ये तो आप सीधा पीएनएल अकाउंट में बताओगे। देखो यहाँ पे पीएनएल अकाउंट ये रहा, इसमें इंटरेस्ट पेड आपको दिख रहा है कितना? 25,000 दिख रहा है। उसमें आउटस्टैंडिंग का हमने अभी वर्किंग बनाया, उसके हिसाब से आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट कितना निकल के आ रहा है? देना बैंक को आउटस्टैंडिंग जो है वो 3,000 है, टोटल आपका इंटरेस्ट हो जाएगा 28,000। एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट, 3,000 आपका जो है वो आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी बैलेंस शीट में दिख जाएगा, तो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन 3,000। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रोविजन फॉर बैड डेट इज टू बी मेंटेन एट द रेट 5% ऑन सन्ड्री डेटर्स एंड प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स एट द रेट 2.5%। तो ये जो है वो आपको डेटर्स पे 5% रखना है और डिस्काउंट ऑन डेटर्स 2.5% रखना है। अब हमेशा चेक कर लेने का कि भी और कोई डेटर्स के एडजस्टमेंट्स तो नहीं है ना, अगर ना हो तो ही आप जो है वो इस पे परसेंटेज लगा सकते हो। तो यहाँ पे डेटर्स के और परसेंटेजेस है, मतलब और एडजस्टमेंट्स है, तो अभी के लिए मैं ये वाले पॉइंट को बाकी रखता हूँ, ये वाला पॉइंट अपने एंड में करेंगे। तो ये जो परसेंटेजेस वाले उसको अलग से स्टार करके मार्क कर देने का, भूल ना जाओ, और इनको परसेंटेजेस वाले को एंड में करने का, पहले एडजस्टमेंट सॉल्व करने के दूसरे। ठीक है सर, तो यहां पे आप देखो, इंश्योरेंस प्रीमियम इंक्लूड ₹40,000 पेड टुवर्ड्स प्रोप्राइटर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी एंड द बैलेंस ऑफ द इंश्योरेंस चार्जेस कवर द पीरियड फ्रॉम 1/4/2024 टू 30 जून 2025। अब इसकी वर्किंग ध्यान से समझना। पहले यहाँ पे इंश्योरेंस प्रीमियम दिख कितना रहा है? तो इंश्योरेंस प्रीमियम जो आपको यहाँ पे दिख रहा है वो आपको दिख रहा है 55,000। अब बोला ये गया है, वर्किंग समझो, टोटल इंश्योरेंस प्रीमियम जो आपने पे किया है वो 55,000 पे किया है, तो 40,000 तो प्रोपराइटर की लाइफ इंश्योरेंस के थे, तो वो तो ड्राइंग्स माना जाता है, तो वो यहाँ से आपने निकाल दिया और यही 40,000 आप ड्राइंग्स में ऐड कर दोगे। तो ड्राइंग्स की वर्किंग में नीचे ही बना रहा हूँ, तो ड्राइंग्स में मैंने जो है वो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड 40,000 ऐड कर दिया, क्योंकि मल्टीपल ड्राइंग्स है तो इसलिए वर्किंग नोट में बना रहा हूँ। एक ही ड्राइंग है तो आप सीधा उधर भी ऐड कर सकते हो। तो लाइफ इंश्योरेंस 40,000 वहां से माइनस किया, ड्राइंग्स में ऐड किया। अब जो बैलेंस बचा, बैलेंस कितना बचा? 15,000। वो भी कितने महीने के लिए था? तो 1/4/2024 से लेके 30 जून 2025 तक का वो जो है वो इंश्योरेंस प्रीमियम था, मतलब टोटल 15 महीने का था। पर करंट ईयर में तो सिर्फ कितने महीने आ रहे? 12 महीने आ रहे। 3 महीने का क्या हो जाएगा? प्रीपेड हो जाएगा। तो वो प्रीपेड कैसे निकालोगे? तो 15,000 15 महीने के, तो 3 महीने के कितने? इंटू 3/15, 3,000 आपका प्रीपेड इंश्योरेंस माइनस हो जाएगा, और पीएनएल अकाउंट में जो खर्चा दिखेगा वो सिर्फ कितना दिखेगा? 12,000 दिखेगा। तो यहाँ पे आप ध्यान से समझते जाना, इंश्योरेंस प्रीमियम जो आपने पीएनएल अकाउंट में दिखाया वो तो 12,000 ही दिखाया, लेकिन जो 3,000 प्रीपेड इंश्योरेंस है वो आपके लिए तो असेट है ना। तो असेट को कहाँ पे बताओगे? असेट को कहाँ पे बताओगे? सर हम असेट को असेट साइड बता देंगे, कैसी बातें कर रहे हो? तो ये बैलेंस शीट में आपका असेट दिख गया 3,000 रुपये। ओके सर, आगे बढ़ते हैं।
ये वाला एडजस्टमेंट भी हो गया। गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर ऑन 31st March 2025 टू द वैल्यू ऑफ ₹15,000 फॉर विच नो एंट्री हैज बीन पास्ड इन द बुक्स। तो सेल्स रिटर्न हुआ है और उसकी एंट्री करना ही रह गई है। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, तो सेल्स रिटर्न उतने से बढ़ जाएगा और डेटर्स उतने से कम हो जाएंगे। तो यहाँ पे ऊपर आपको डेटर्स कुछ दिख रहे होंगे, कहाँ गए डेटर्स डेटर्स डेटर्स, अरे भैया मिल जा, ये रहे 860 के डेटर्स दिख रहे हैं और सेल्स रिटर्न भी कुछ दिख रहा है, कितने का दिख रहा है 42,000 का। तो ये दोनों फिगर पहले लिख देते हैं। तो डेटर्स आपके यहाँ पे मैंने लिख दिए 8,60,000 के और सेल्स रिटर्न मैंने यहाँ पे लिख दिया, उसकी वर्किंग नोट अलग से बनाई है। चलो वर्किंग नोट में जाते हैं। सेल्स रिटर्न आपका जो है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया 42,000। अब 15,000 जो है, क्योंकि सेल्स रिटर्न में मल्टीपल एडजस्टमेंट्स है तो मैंने अलग से वर्किंग नोट बनाई है। 15,000 जो है वो गुड्स रिटर्न हुआ था बट रिकॉर्ड करना ही रह गया था। एंट्री बनी क्या, सेल्स रिटर्न टू डेटर्स। तो सेल्स रिटर्न आपका 15,000 से बढ़ जाएगा और डेटर्स आपका जो है, डेटर्स आपका 15,000 से कम हो जाएगा। बैलेंस शीट में मैंने 15,000 डेटर्स के कम कर दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सर। ये वाला एडजस्टमेंट भी हो गया। उसके बाद 9th एडजस्टमेंट, सन्ड्री डेटर्स इंक्लूड 20,000 ड्यू फ्रॉम रॉबर्ट एंड सन्ड्री क्रेडिटर्स इंक्लूड 10,000 ड्यू टू हिम। बच्चे पता नहीं ये वाला एडजस्टमेंट में बहुत कंफ्यूज होते हैं। अरे एकदम सिंपल चीज है, रॉबर्ट से आपको 20,000 रुपये लेने हैं और 10,000 रुपये देने हैं, बरोबर। अब ऐसा करोगे क्या, पहले उसको उससे 10-20 लोगे, फिर उसको उसमें से 10 निकाल के वापस दोगे, नहीं ना। सीधा क्या बोलोगे आप उसका कि तू मेरे को 10,000 रुपये ही दे। तो अब मुझे बुक्स ऑफ अकाउंट में भी यही पोजीशन शो करनी है, लेकिन अभी रॉबर्ट जो है वो 20,000 से डेटर भी दिख रहा है और 10,000 से जो है वो क्रेडिटर भी दिख रहा है। तो सिंपल क्या करना है, जब भी ऐसा कॉमन डेटर क्रेडिटर वाला पॉइंट आए तो दोनों में से जो छोटी वाली अमाउंट है, छोटी वाली कौन सी अमाउंट है 10,000, वो दोनों जगह से डेटर्स और क्रेडिटर्स में से माइनस कर दो। बाकी लॉजिक बहुत डिटेल में नहीं समझाना चाहता मैं, टाइम वेस्ट होगा। 10,000 जो है वो दोनों साइड, जो छोटा अमाउंट है 20 और 10 में से छोटा अमाउंट कौन सा है 10, वो दोनों साइड से माइनस कर दो। अगर ये करोगे आप तो 10,000 से डेटर कम हो जाएंगे। तो डेटर कितना दिख रहा था, 20 से दिख रहा था, 10 से कम हुआ। अब रॉबर्ट 10,000 से ही डेटर दिखेगा और क्रेडिटर तो 10,000 से ही दिख रहा था, वो 10,000 से कम हो गया। 10,000 से क्रेडिटर जो है वो खत्म हो जाएगा। तो नेट ऑन नेट मेरे को रॉबर्ट से 10,000 रुपये ही लेने थे और वही 10,000 रुपये मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते। अच्छा, इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। यहाँ पे रॉबर्ट वाले 10,000 मैंने यहाँ पे माइनस कर दिए और जो क्रेडिटर है, क्रेडिटर में से भी मैं रॉबर्ट का 10,000 माइनस कर दूंगा। और क्रेडिटर्स का बैलेंस ट्रायल बैलेंस से मैंने 430 लिख दिया, उसमें कोई बड़ी बात नहीं थी, तो वो तो आप समझ गए होंगे। वापस ऊपर जाके ढूंढने का मतलब नहीं है कोई। आगे बढ़ते। इंटरेस्ट रिसीव्ड रिप्रेजेंट ₹1,000 फ्रॉम सन्ड्री डेटर्स ड्यू टू डिले ऑन देयर पार्ट एंड द बैलेंस ऑन इन्वेस्टमेंट एंड डिपॉजिट्स। ये वाला पॉइंट मस्त है, देखो यहाँ पे टोटल आपको इंटरेस्ट रिसीव्ड कितना हुआ है, टोटल आपको इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ है 7,250। ठीक है, अब इस 7,250 में से 1,000 तो आपका ऐसा है जो आपको डेटर्स से मिला है। ठीक है सर, समझ गए। अब अगर आप क्वेश्चन आप ऑब्वियसली ध्यान से पढ़ोगे ही, तो यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट दिख रहा है 5% जिस पे इंटरेस्ट मिलने वाला है, डिपॉजिट दिख रहा है 10% जिस पे इंटरेस्ट मिलने वाला है। अब इन दोनों पे अगर हम इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं तो 25,000 पे आपका 5% कितना होता है, तो वो होता है आपका कुछ 1,250। यहाँ पे देख लो ना, चलो 25,000 पे आपका 5% होता है 1,250। और ये जो डिपॉजिट है ये वाले, इस पे भी तो आपको 10% के हिसाब से इंटरेस्ट मिलेगा, तो उसका इंटरेस्ट बनता है आपका 15,000। तो अगर आप पूरे साल का इंटरेस्ट की इनकम कैलकुलेट करने जाओ तो इंटरेस्ट की इनकम बनती है कितनी, 16,250।
लेकिन आपको टोटल जो इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ है, वो टोटल इंटरेस्ट रिसीव्ड तो 7,250 हुआ है, उसमें से भी 1,000 तो किसका है, डेटर्स का है। तो वो 1,000 आपको इस इन्वेस्टमेंट पे नहीं मिला है, तो इस इन्वेस्टमेंट पे कितना इंटरेस्ट मिला है तो इस इन्वेस्टमेंट पे आपको जो इंटरेस्ट मिला है वो 6,250 ही मिला है। तो 16,250 मिलना चाहिए था, 6,250 ही मिला है। तो 10,000 आपका क्या हो जाएगा, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट या एक्रूड इंटरेस्ट। जो इनकम तो हो गई है लेकिन पैसा मिलना बाकी है। तो अब सिंपल क्या करेंगे, ध्यान से सुनना। मुझे आउटस्टैंडिंग वाला फिगर कैलकुलेट करना था, बाकी पीएनएल अकाउंट में तो ये 7,250 ही बताऊंगा, क्योंकि 1,000 भी तो इनकम ही है। यहाँ पे पूरे साल का जो इंटरेस्ट मेरे को मिलना चाहिए था वो कितना मिलना चाहिए था, तो 7,250 तो मिल चुका है। आउटस्टैंडिंग अभी हमने कैलकुलेट किया कितना, 10,000। तो टोटल कितना हो गया, 17,250। अब आउटस्टैंडिंग असेट है, क्योंकि आउटस्टैंडिंग इनकम हमारी असेट मानी जाती है, तो ये 10,000 आप जो है वो बैलेंस शीट में असेट साइड बता दोगे। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 10,000, सिंपल। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में आ जाओ, क्वेश्चन में ये वाला पार्ट हो गया। ये वाला पॉइंट अच्छे से समझ लो, पर उसके पहले एक बार मैं पानी पी लेता हूं। एडजस्टमेंट नंबर 11 जो है वो क्या बोल रहा है, परचेज इंक्लूड सेल्स रिटर्न ऑफ ₹2575 एंड सेल्स इंक्लूड परचेज रिटर्न ऑफ 1725। अब ध्यान से समझना, इसकी अगर मैं करेक्ट एंट्री रॉन्ग एंट्री लिखूँ आपके सामने, तो करेक्ट एंट्री क्या बनती है इस चीज की, हमें परचेज, चलो करेक्ट एंट्री रॉन्ग एंट्री ऐसे नहीं, डायरेक्ट ही समझा देता हूं। जो परचेज आपका है उसमें सेल्स रिटर्न आपने डेबिट कर दिया। डेबिट करना था किसको, परचेज को। डेबिट कर किसको दिया, सेल्स रिटर्न को। तो सेल्स रिटर्न उतना जो है वो मुझे क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, और परचेज उतना बढ़ाना पड़ेगा। और जो सेल्स है उसमें आपने परचेज रिटर्न इंक्लूड कर दिया। अब क्रेडिट जो है वो आपको परचेज रिटर्न को करना चाहिए था, क्योंकि परचेज रिटर्न अगर बढ़ता है तो वो क्रेडिट होता है, बट आपने गलती से सेल्स को क्रेडिट कर दिया। तो फिर उस केस में आपको सेल्स को जो है वो कम करना पड़ेगा और परचेज रिटर्न को बढ़ाना पड़ेगा। तो यहां पे देखो सिंपल क्या होगा, जो परचेज रिटर्न आपका है वो 1725 से बढ़ेगा और सेल्स जो है वो आपका 1725 से कम होगा। तो सेल्स आपका शायद यहाँ पे ही कम हो रहा होगा, तो सेल्स जो है वो आपका 1725 से कम होगा। सेल्स रिटर्न आपने परचेज में इंक्लूड कर दिया है, तो परचेज आपका जो है वो उतने से कम होगा 2575, क्योंकि परचेज गलत डेबिट हो गया है। और वही चीज सेल्स रिटर्न में ऐड हो जाएगी, सेल्स रिटर्न में ऐड की हो जाएगी, क्योंकि भाई वो सॉरी क्या लिखा हुआ है, परचेज इंक्लूड सेल्स रिटर्न, हाँ। तो वही चीज सेल्स रिटर्न में ऐड हो जाएगी। तो सेल्स रिटर्न कहां पे है, 25, परचेज आपने कम कर दिया, सेल्स रिटर्न उतना बढ़ा दिया। वापिस एक बार, सेल्स रिटर्न जो है वो परचेज में इंक्लूड हो गया था, तो परचेज को कम करना पड़ेगा, सेल्स रिटर्न को बढ़ाना पड़ेगा। और जो परचेज रिटर्न था वो सेल्स में इंक्लूड हो गया था, तो सेल्स को उतना कम करना पड़ेगा और परचेज रिटर्न को उतना बढ़ाना पड़ेगा। सीधी सी बात है, दोनों साइड दोनों चीजें जो है वो इफेक्ट आएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते, ये वाला एडजस्टमेंट तो हमने देख लिया। गुड्स विड्रॉन बाय मिस तमन्ना भाटिया, क्या बात है, हाँ ये ओनर है। फॉर ओन कंजम्पशन ₹3500 इंक्लूडेड इन परचेज। गुड्स अदर देन सेल्स जाता है तो वो परचेज में से ही माइनस होता है, और ये 3500 आपका परचेज में से माइनस हो जाएगा और ड्राइंग्स में ऐड हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, ड्राइंग्स की हम जो वर्किंग बना रहे थे उसमें 3500 ऐड कर दो। ये ओपनिंग बैलेंस तो आप ट्रायल बैलेंस से लिख दोगे, उसमें मेरे को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। ड्राइंग्स एज पर ट्रायल बैलेंस, ठीक है, ये वाला। अब 3500 जो है वो आपका ड्राइंग्स था जो परचेज में इंक्लूडेड है, तो आपने ड्राइंग्स में 3500 ऐड कर दिया, और वही चीज़ आपको परचेज में से क्या करना है, माइनस कर देना है। तो ये आपका ड्राइंग्स 3500 माइनस हो गया। ठीक है सर, आगे बढ़ते, ये वाला एडजस्टमेंट भी हो गया। पेजेस पेड
इन द मंथ ऑफ अप्रैल फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी अमाउंटिंग ₹450 वेर इंक्लूडेड इन वेजेस अकाउंट। 450 का आपने वेजेस का पैसा वेजेस का पैसा दिया था, बट वो आपने किस चीज के लिए दिया था? फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। असेट को रेडी टू यूज बनाने तक के जितने भी खर्चे होते हैं वो अपने असेट की कॉस्ट में ऐड करते हैं। तो 450 आपको असेट की कॉस्ट में ऐड करना चाहिए था, लेकिन आपने तो कहाँ पे बता दिया? वेजेस में बता दिया। तो उतने से मेरे को वेजेस जो है वो क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा, और प्लांट एंड मशीनरी बढ़ाना पड़ेगा। तो प्लांट एंड मशीनरी आपका कहाँ? पहले तो ये वेजेस कम कर दो। पेड फॉर प्लांट एंड मशीनरी 450 आपने वेजेस कम कर दिया। वेजेस आपने यहाँ पे ट्रायल बैलेंस से लिख दिया होगा, तो ये मैं मान लेता हूँ। ट्रायल बैलेंस से आप ढूंढ के वेजेस लिख ही दोगे, और वही चीज़ आप प्लांट एंड मशीनरी में ऐड कर दोगे, और ये प्लांट एंड मशीनरी आप ट्रायल बैलेंस वाला फिगर लिख दोगे। ठीक है, तो अब ये मैं ट्रायल बैलेंस में से आपको ढूंढ के लिखवाने नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि वो टाइम वेस्ट हो रहा है। अपने को एडजस्टमेंट समझना है, एडजस्टमेंट डिस्कस करना है। एडजस्टमेंट में अच्छे से डिस्कस कर रहा हूँ। तो 450 आपका वेजेस जो है वो आपने प्लांट एंड मशीनरी में ऐड कर दिया और वेजेस में से माइनस कर दिया। ठीक है सर। डेप्रिसिएशन प्लांट एंड मशीनरी पे 20% के हिसाब से लगाना है, और ये अप्रैल में ही खरीदा था, तो ये 450 पे भी जो है वो पूरे साल का ही डेप्रिसिएशन लगेगा। तो ये आपका डेप्रिसिएशन जो है वो 2,450 पे 20%, 40,090 रुपये का लग जाएगा। उसके बाद बाहर ये फिगर आ जाएगा, और ये 40,090 जो डेप्रिसिएशन है वो दूसरा इफेक्ट कहाँ पे जाएगा? तो दूसरा इफेक्ट हम बताते हैं P&L अकाउंट में। सिंपल सी बात। फ्री सैंपल्स डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर पब्लिसिटी कॉस्टिंग ₹825। गुड्स अदर देन सेल्स गया, परचेज में से माइनस। तो 825 परचेज में से माइनस कर दोगे, और ये किस चीज के लिए गया था? तो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस के लिए गया था, तो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस उतना बढ़ जाएगा। तो 825 जो है वो आपका परचेज में से माइनस हो जाएगा, और ये एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस के लिए गया था। तो P&L अकाउंट में आपका P&L अकाउंट में एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस जो है वो 825 रुपये दिख जाएगा। ठीक है सर, ओके। आगे बढ़ते हैं। ये वाला बहुत ही अच्छा एडजस्टमेंट। बैंक ओवरड्राफ्ट इज सिक्योर्ड अगेंस्ट हाइपोथिकेशन ऑफ स्टॉक। Bank overdraft outstanding as on 31st March 2025 has been considered as 80% of the real value of stock, deducting 20% as margin, and after adjusting the marginal value, 80% of the same has been allowed to draw as an overdraft. बोले सर क्या बोल रही है? सुनो ध्यान से। ये एडजस्टमेंट हमें जो दिया गया है वो क्लोजिंग स्टॉक फाइंड आउट करने के लिए दिया हुआ है, और क्लोजिंग स्टॉक हमें कहीं पे भी और कहीं पे दिया नहीं हुआ है। तो अब इसको डायग्राम से मैं समझाऊंगा, तो डायग्राम पे ही आ जाओ सीधा सीधा। वो एडजस्टमेंट बोलना ये चाहता है कि जो आपका 31 मार्च को बैंक ओवरड्राफ्ट दिख रहा है वो किस तरह से दिख रहा है। मतलब आपको बैंक ओवरड्राफ्ट जो विड्रॉ करने दिया, पैसे जो निकालने दिए, वो कितने निकालने दिए, किस बेसिस पे निकालने दिए, वो ऐसा बोल रहा है कि भी अगर आपका स्टॉक जो है, अगर आपका स्टॉक जो है वो 100 है, तो उसमें से 20% तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको मार्जिनल वैल्यू निकाल देंगे कि इतना तो आपको कुछ मिल ही नहीं सकता। तो 100 में से 20% निकाला तो कितना बचा? 80 बचा। अब ये जो 80% है उसका भी 80% आपको अलाउ किया गया टू ड्रॉ एज एन ओवरड्राफ्ट। मतलब क्या सर? मार्जिनल वैल्यू पहले कितनी निकाल दी? 20% तो स्ट्रेट फॉरवर्ड निकाल दी। अब आपको 80 की एक लिमिट दी, उसमें से भी आपको जो विड्रॉ करने दिया वो सिर्फ कितना करने दिया? 80 का भी 80% ही विड्रॉ करने दिया। तो 80 का 80% जो है वो कितना होता है? 64 होता है। या ऐसा भी आप कर सकते हो कि भी 80 में से 20% निकाल दो तो भी 64 होगा। तो अब बात सिर्फ इतनी सी है कि अगर आपका स्टॉक जो है वो 100 है, तो बैंक ओवरड्राफ्ट जो है वो आपका 64 होगा। तो अभी आपका बैंक ओवरड्राफ्ट कितना दिख रहा है? एज ऑन 31 मार्च आपका बैंक ओवरड्राफ्ट कितना दिख रहा है? 3,20,000 दिख रहा है। तो उसके बेसिस पे आपकी स्टॉक की वैल्यू क्या रही होगी? तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आपका स्टॉक का जो अमाउंट निकल के आता है वो 3,20,000 इंटू 100 डिवाइड बाई 64। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया है हमने, तो 5 लाख जो है वो स्टॉक की वैल्यू निकल के आती है।
अब बैंक ओवरड्राफ्ट तो ठीक है, आप बता दोगे, कहाँ पे बता दोगे, लायबिलिटी साइड बता दोगे, उसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं था। पर बैंक ओवरड्राफ्ट की मदद से, बैंक ओवरड्राफ्ट की मदद से आपको क्लोजिंग स्टॉक मिल रहा है, और वो क्लोजिंग स्टॉक कितना मिला, तो बैंक ओवरड्राफ्ट की मदद से आपको क्लोजिंग स्टॉक 5 लाख रुपए मिला, और वही क्लोजिंग स्टॉक आप यहाँ पे 5 लाख बता दोगे। और दूसरा इफेक्ट, क्योंकि एडजस्टमेंट में है, तो दूसरा इफेक्ट इसका आपको कहाँ पे देना पड़ता है, आप इसको ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड भी बताते हो। क्लियर, ये वाला एडजस्टमेंट भी हो गया। आगे बढ़ते हैं। 20,000 ड्रॉन फ्रॉम बैंक वॉज डेबिटेड टू ड्रॉइंग्स अकाउंट, but out of this amount withdrawn, 12,000 was used in the business for day to day expenses। मतलब क्या कि भी हमने जब 20,000 विड्रॉ किए तो हमने सीधा एंट्री कर दी क्या, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश, बैंक से विड्रॉ किए ना, तो टू हमने बैंक अकाउंट कर दिया सीधा। लेकिन पूरा पूरा 20,000 तो ड्रॉइंग्स था भी नहीं, इसमें से 12,000 रुपए तो ऐसे थे जो हमारे बिजनेस के एक्सपेंस के लिए यूज हुए हैं, तो उसकी एंट्री जो है वो आपको क्या करनी रहेगी, उसकी एंट्री आपको करनी रहेगी। ये जो ड्राइंग्स आपने 20,000 से डेबिट कर दिया है ना, ये वाला, उसको 12,000 से कम करना पड़ेगा और खर्चा आपको बढ़ाना पड़ेगा। मतलब आपकी एंट्री हो जाएगी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग्स अकाउंट, कितना, तो 12,000। सिंपल हमें क्या करना है, एक्सपेंस 12,000 से बढ़ाना है और ड्राइंग्स 12,000 से कम करना है, तो कर देते हैं। तो सन्ड्री एक्सपेंस आपको दिख रहा होगा ट्रायल बैलेंस में, वो सन्ड्री एक्सपेंस में ही आप 12,000 डे टू डे एक्सपेंस ऐड कर दोगे पीएनएल अकाउंट में, और यही 12,000 जो हम ड्राइंग्स की वर्किंग एक बना रहे थे उसमें हम जो है वो क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है सर, ओके सर। अब आगे बढ़ते हैं। बस 3 एडजस्टमेंट और फिर मास्टर सम भी डन और आपका फाइनल अकाउंट भी डन। मतलब फिर मैन्युफैक्चरिंग वाला समझाऊंगा, पर ये वाला पार्ट डन। परचेज रिटर्न ऑफ ₹1,000 वॉज रिकॉर्डेड इन द सेल्स रिटर्न जर्नल एंड द अमाउंट वॉज करेक्टली पोस्टेड टू द पार्टीज अकाउंट ऑफ द ऑन द करेक्ट साइड। ये ध्यान से समझना क्या है, इसकी करेक्ट एंट्री रॉन्ग एंट्री में यहाँ पे लिख रहा हूँ एक बार के लिए। परचेज रिटर्न आपका हुआ था 1,000 का, वो आपने सेल्स रिटर्न में रिकॉर्ड कर दिया। अच्छा, करेक्ट एंट्री करनी क्या थी, परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट टू पार्टी अकाउंट, कितना, 1,000। ये करेक्ट एंट्री करनी थी। रॉन्ग एंट्री हुई क्या है, हमने परचेज रिटर्न, ओ सॉरी 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 सर, क्या कर रहे हो, सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। परचेज रिटर्न की एंट्री क्या होती है बे, क्या कर रहे हो, बताते भी नहीं हो। परचेज रिटर्न की एंट्री होती है पार्टी अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। ये तो मैं चेक कर रहा था आप जाग रहे कि नहीं, आपको भी ध्यान तो नहीं गया होगा। बोले सर बोलते जाओ बोलते जाओ, फोकस करो, फोकस इधर। पार्टी अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट आपने 1,000 करेक्ट एंट्री करनी चाहिए थी, बट आपने रॉन्ग एंट्री कर क्या दी है, पार्टी अकाउंट जो है वो करेक्ट साइड पे रिकॉर्ड हुआ है। मतलब पार्टी अकाउंट को तो आपको डेबिट करना चाहिए था, तो पार्टी अकाउंट आपने डेबिट ही किया है, तो उसमें तो कोई गलती नहीं है। लेकिन परचेज रिटर्न आपने क्रेडिट ना करके, क्रेडिट कुछ भी नहीं किया, उल्टा आपने सेल्स रिटर्न को डेबिट कर दिया। सेल्स रिटर्न डेबिट हुआ है 1,000। अब अगर इसकी मैं रेक्टिफाइड एंट्री करूं तो क्या होगी, तो पार्टी अकाउंट तो बरोबर है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, परचेज रिटर्न मुझे क्रेडिट करना चाहिए था तो अब कर दूंगा। सेल्स रिटर्न क्या मुझे डेबिट करना चाहिए था, नहीं सर, अब उसको भी क्या करूंगा, क्रेडिट करूंगा। तो सेल्स रिटर्न भी मैं क्या करूंगा, क्रेडिट करूंगा 1,000। तो डेबिट क्या करूंगा सर, सेकेंड स्टेज ट्रायल बैलेंस हैज बीन प्रिपेयर्ड। तो उस केस में सेकेंड स्टेज में अगर आपकी वन साइडेड एरर होती है तो आप दूसरी साइड के लिए क्या यूज करते हो, सस्पेंस यूज करते हो। तो सस्पेंस अकाउंट आप जो है वो यहाँ पे क्या करोगे, डेबिट करोगे, कितने से, 2,000 से। मजे की बात बताओ, हाँ सर बता दो। यहां पे आपको, कहाँ गया, 2,000 का जो सस्पेंस दिख रहा था ना, उसका कौन सा बैलेंस था, क्रेडिट बैलेंस था, क्योंकि क्रेडिट साइड दिख रहा था। अब उसको आपने इस एंट्री के थ्रू क्या कर दिया,
इस एंट्री के थ्रू आपने इसको यहाँ पे डेबिट कर दिया, तो इससे सस्पेंस तो जो है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। परचेज रिटर्न को आपने यहाँ पे क्या किया, 1000 से क्रेडिट किया, तो परचेज रिटर्न 1000 से बढ़ जाएगा। सेल्स रिटर्न को आपने यहाँ पे क्या किया, 1000 से क्रेडिट किया, तो सेल्स रिटर्न 1000 से कम होगा, क्योंकि सेल्स रिटर्न अगर क्रेडिट कर रहे हो तो वो कम होगा। तो इतने इफेक्ट्स हमें देने हैं, तो यहाँ पे देखते जाओ। सेल परचेज रिटर्न आपका 1000 से बढ़ गया और सेल्स रिटर्न आपका 1000 से कम हो गया, ठीक है। और जो सस्पेंस है वो तो आपका ज़ीरो हो गया, तो बैलेंस शीट में आपका सस्पेंस 2000 दिख रहा था, ये 1000 ये उड़ा, ये 1000 ये उड़ा, और ये सस्पेंस आपका ज़ीरो। ये नहीं भी बताओगे सस्पेंस तो चलेगा, ये तो सिर्फ मैंने इसलिए बताया ताकि आपको पता चले, ठीक है। उसके बाद ये एडजस्टमेंट भी हो गया। ए क्वार्टर ऑफ द अमाउंट ऑफ रेट्स एंड टैक्सेस इज टू बी कैरिड फॉर टू द नेक्स्ट ईयर। पहली बात तो क्वार्टर मतलब क्या, नहीं वो वाला क्वार्टर नहीं है। क्वार्टर मतलब क्या, 1/4। एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं, 4 क्वार्टर होते हैं। जून वाला पहला क्वार्टर, सितंबर वाला दूसरा क्वार्टर, दिसंबर वाला तीसरा क्वार्टर, मार्च वाला चौथा क्वार्टर। तो एक क्वार्टर जितना रेट्स एंड टैक्सेस का जो अमाउंट है वो आपको नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड करना है, मतलब वो प्रीपेड रेट्स एंड टैक्सेस है। तो 1/4 अमाउंट आपका रेट्स एंड टैक्सेस का जो भी होगा वो प्रीपेड एक्सपेंस माना जाएगा, और प्रीपेड एक्सपेंस को हम एक्सपेंस में से माइनस करते हैं और उसको हम असेट बताते हैं। तो यहाँ पे आपका रेट्स एंड टैक्सेस जो है, कहाँ गया रेट्स एंड टैक्सेस, वो 21,000 रुपये ट्रायल बैलेंस में दिख रहा है, वो दिख ही रहा है ऑब्वियसली। उसका 1/4, ये 1/4 पार्ट आप जो है वो प्रीपेड है, तो माइनस करके बाहर 15,750 दिखाओगे, और यही प्रीपेड रेट्स एंड टैक्सेस आपका असेट माना जाता है, तो उसको आप बैलेंस शीट में असेट साइड भी बता दोगे, ठीक है सर। आखिरी एंट्री, स्टॉक वैल्यूड एट ₹2,000 was destroyed by a fire on 25th March, but the insurance company admitted a claim for ₹1,500 only and paid the sum in April 2025। तो 2000 का आपका स्टॉक था जो जल गया, गुड्स अदर देन सेल्स गया, तो परचेज में से माइनस। एंट्री क्या बनेगी इसकी, एंट्री लिखूँ क्या मैं, हाँ सर लिख दो। 2000 का स्टॉक गया तो परचेस अकाउंट को तो आप 2000 से क्रेडिट कर दोगे, परचेस उतना कम हो जाएगा। पर इंश्योरेंस क्लेम भी तो मिलने वाला है, कितने का, इंश्योरेंस क्लेम जो है वो आपका सेटल हुआ 1500 का, तो नुकसान तो सिर्फ कितना हुआ, 500 का ही हुआ। तो ये जो 500 का नुकसान है वो पीएनएल अकाउंट में जाएगा, परचेस में से 2000 आप माइनस करोगे, और ये 1500 जो इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल है वो असेट साइड आप दिखा दोगे। तो यहाँ पे देखो, इंश्योरेंस क्लेम 1500 रिसीवेबल दिखा दिया, नुकसान मेरा कहाँ गया, लॉस ड्यू टू फायर 500 दिखा दिया, और परचेज में से जो है वो 2000 मैंने माइनस कर दिया, ठीक है। इतने ही एडजस्टमेंट्स थे, बाकी सारी चीज़ें आपको फिगर्स जो है वो रखने ही हैं। तो ट्रायल बैलेंस में से जो जो चीज़ें जहाँ जहाँ रखनी है वही चीज़ें है, बाकी उसमें कुछ नया एडजस्टमेंट नहीं है। मैंने सारे ही टाइप के, अच्छा ट्रायल बैलेंस में एक बार देख लेते, परसेंटेज वाली सारी चीज़ें को हमने सॉल्व कर लिया है क्या, हाँ परसेंटेज वाली सारी चीज़ों को हमने सॉल्व कर दिया, बाकी सारी चीज़ें एज इट इज सिर्फ आपको रखनी है। मैंने एडजस्टमेंट्स सारे ही टाइप के डिस्कस इसमें कर दिए, ठीक है। और अब जो छोटे छोटे सम्स है वो इजी है, एक बार आप देखोगे तो भी आपको समझ में पूरा आ जाएगा। तो छोटे सम्स जो है वो आप खुद से कर पाओगे। अब मुझे जो है वो सीधा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट पे चलना है। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का पूरा डिस्कशन मैं एक बार कर दूंगा और फिर जो है वो अपने लेक्चर को ख़त्म कर देंगे, ठीक है। तो आ जाइए नेक्स्ट यूनिट पे, मैन्युफैक्चरिंग, फाइनल अकाउंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज, ठीक है। एक मिनट, ये जो मास्टर सम है उसमें मैं आपको एक एडजस्टमेंट बताना भूल ही गया, सॉरी, मेरे दिमाग से ही निकल गया, बट वो एडजस्टमेंट भी इम्पोर्टेंट है। वो क्या है सर, बता दीजिए ज़रा। तो यहाँ पे ध्यान दो, देखो क्वेश्चन में आपको ये जीएसटी वाली चीज़ें दिख रही थी। जब भी आपको ये सेट ऑफ जो है वो किस तरह से करना है, तो यहाँ पे आपको इनपुट सीजीएसटी 10,000 दिख रहा है, इनपुट एसजीएसटी आपको 10,000 दिख रहा है, आउटपुट में 3 चीज़ है, सीजीएसटी 8,000, एसजीएसटी 8,000 और आईजीएसटी 6,000। तो वैसे तो मैंने इसका प्रोविजन तो डिस्कस कर दिया है, लेकिन इन चीज़ों को आप ये अलग अलग नहीं बता सकते, इन सबको आपको नेट करके बताना पड़ेगा। तो उसके लिए हम जो है वो क्या करेंगे,
एक वर्किंग नोट बनाएंगे कि भी आपका टैक्स पेएबल कितना है। देखो जरूरी नहीं है कि भी आपको ये टेबल फॉर्म में ही वर्किंग बना के आनी ही है, आप अपने हिसाब से अपने तरीके से जो है वो फॉर्मेटिंग करके आ सकते हो, बस आंसर आपका सही होना चाहिए। तो आईजीएसटी जो पेएबल था वो 6000 था, सीजीएसटी जो पेएबल था वो 8000 था, एसजीएसटी जो पेएबल था वो 8000 था। हमारे पास इनपुट टैक्स क्रेडिट किस किस की थी? तो इनपुट टैक्स क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ सीजीएसटी की 10,000 रुपये थी और एसजीएसटी की 10,000 रुपये थी, बराबर, ये क्वेश्चन था। अब सबसे पहले सीजीएसटी के सामने उड़ता है, तो सीजीएसटी पेएबल कितना था? 8000 था, तो ऑब्वियसली सेट ऑफ भी कितना ही करोगे? 8000 ही करोगे। एसजीएसटी पेएबल कितना था? 8000 था, ऑब्वियसली सेट ऑफ कितना करोगे? 8000 ही सेट ऑफ करोगे। उसके बाद सीजीएसटी और एसजीएसटी में दोनों में 10-10 हजार का इनपुट था, तो दोनों में 2-2 हजार का इनपुट अभी भी पेंडिंग है, तो आईजीएसटी पेएबल 6000 है, लेकिन उसका सामने आईजीएसटी का इनपुट नहीं है हमारे पास। तो अब जो है वो हम ये जो सीजीएसटी और एसजीएसटी में 2-2 हजार की इनपुट बच गई, उसको हम आईजीएसटी के सामने सेट ऑफ कर देंगे 2-2 हजार, और उसके बाद नेट आईजीएसटी पेएबल जो है वो टैक्स पेएबल इन कैश कितना दिख रहा होगा? 2000 आपका दिख रहा होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको टैक्स को जो है वो नेट ऑफ करके बताना पड़ेगा। अगर इसमें इनपुट और मेरी बच गई होती तो सारा टैक्स मेरा सेट ऑफ होके फिर जो है वो इनपुट दिख रहा होता मेरा असेट साइड। अगर इनपुट नेट बच रहा है तो वो असेट साइड दिखेगा, अगर आउटपुट नेट बच रहा है तो वो लायबिलिटी साइड दिखेगा। अभी जो है वो मेरा लायबिलिटी साइड आउटपुट आईजीएसटी जो है वो नेट फिगर दिख रहा है कितना? 2000 रुपये। ठीक है, अब जो है वो अपने आ सकते हैं किस पे? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट पे। तो आ जाइए यूनिट नंबर 2, फाइनल अकाउंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज। अब फाइनल अकाउंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज में जो है वो क्या अलग है? तो नॉर्मल मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज में हम 3 चीजें बनाते थे। क्या 3 चीजें बनाते थे? ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनाते थे। मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज में एक चीज बढ़ जाएगी आपकी, क्या बढ़ जाएगी? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट आपको बनाना पड़ेगा। अब मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट समझने से पहले हमें इन्वेंट्रीज के टाइप समझने हैं। तो इन्वेंट्रीज के टाइप्स हमने समझ लिए थे, वैसे चैप्टर नंबर 4 अगर आपने किया होगा तो आपको पता ही होगा कि एक जो इन्वेंट्री का टाइप होता है वो क्या होता है? रॉ मटेरियल होता है। दूसरा जो होता है वो क्या होता है? WIP, वर्क इन प्रोग्रेस। मतलब क्या है कि भाई एज ऑन 31 मार्च आपका थोड़ा बहुत काम इसमें जो है वो हो चुका है, थोड़ा बहुत इन्वेंट्री बनना बाकी है, वर्क इन प्रोग्रेस है। ठीक है, और तीसरा जो है वो होता है क्या? फिनिश गुड्स। तो मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज के केस में ये 3 टाइप के जो है वो इन्वेंट्रीज आपके होते हैं। अब ये वाली जो इन्वेंट्री है वो आपकी दिखती है कहाँ पे? ट्रेडिंग अकाउंट में दिखती है। मतलब इसका अगर ओपनिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक है, तो वो आपका ट्रेडिंग अकाउंट में दिखता है। किस चीज का? फिनिश गुड्स का। और ये जो 2 इन्वेंट्री है, इन दोनों के ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक जो है वो आपके कहाँ पे दिखते हैं? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में दिखते हैं। इतनी सी बात समझे सर? जी सर, इतनी सी बात समझ गए। ठीक है, अब मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट कैसे बनाना है थोड़ा बहुत वो समझ लेते हैं, और आगे की प्रोसेस क्या है वो भी समझ लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में आप ओपनिंग WIP और क्लोजिंग WIP यहाँ पे लिखोगे। जैसे ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक लिखते हो तो वैसे ही यहाँ पे ओपनिंग WIP क्लोजिंग WIP लिखोगे। मटेरियल के लिए यहाँ पे आपको क्या करना होता है? रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड फाइंड आउट करना होता है। अब रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड कैसे फाइंड आउट करते हैं? तो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आपका जो है वो स्टार्ट होता है ओपनिंग इन्वेंट्री से, ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल, ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल, तो आपको यहाँ पे रॉ मटेरियल कंज्यूम जो है वो मिल जाता है। इतनी सी बात समझे? तो हमने जो 2 टाइप की इन्वेंट्री देखी थी, ओपनिंग WIP क्लोजिंग WIP और ओपनिंग रॉ मटेरियल एंड क्लोजिंग रॉ मटेरियल, वो दोनों टाइप की इन्वेंट्री आपकी मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में दिखती है। उसके बाद और क्या मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में दिखता है? तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में मैन्युफैक्चरिंग के रिलेटेड कोई भी कॉस्ट है वो सारी मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में दिखते हैं। अगर सिर्फ आपको मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाने का आ रहा है तो थोड़ा सा आपको फॉर्मेट जो है वो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का फॉलो करना पड़ेगा, लेकिन अगर फुल फ्लेजेड सम, बड़ा सम आ रहा है तो उस केस में मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का फॉर्मेट फॉलो ना करके ऊपर नीचे थोड़ा लिख दोगे तो चलेगा। एक चीज ये भी ध्यान रखना, देखो जितने जितने पॉइंट्स सम्स में आते हैं वो एक बार मैं सारे सारे बोलते जा रहा हूं। एक चीज ये भी याद रखना कि ये जो हम रॉ मटेरियल कंज्यूम फाइंड आउट करते हैं तो ये हम जो है वो बात कर रहे हैं किस चीज की? डायरेक्ट रॉ मटेरियल की।
अगर इनडायरेक्ट रॉ मटेरियल है तो वो आपका यहाँ पे नीचे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में दिखता है, वो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड के साथ नहीं दिखता है। ठीक है सर, वो समझ गए। रॉ मटेरियल कंज्यूम लिखने के बाद आपकी जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस मतलब कैसे एक्सपेंसेस, अगर वो खर्चा नहीं करोगे तो आपका प्रोडक्शन होगा ही नहीं, ऐसे खर्चों को डायरेक्ट एक्सपेंसेस बोलते हैं। तो डायरेक्ट वेजेस हो गया, डायरेक्ट दूसरे एक्सपेंसेस हो गए, ये सारी चीज़ें जो है वो आपके रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड के नीचे दिखती है। उसके बाद फैक्ट्री ओवरहेड्स में रॉयल्टी, हायर चार्जेस, ये भी आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो सकते हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्या क्या हो सकता है, तो डेप्रिसिएशन। किस चीज़ का डेप्रिसिएशन सर, तो डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी अगर है, डेप्रिसिएशन ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग है, तो ये सारी असेट्स ऐसी है जो आपके प्रोडक्शन में काम आ रही है। डेप्रिसिएशन ऑफ ऑफिस बिल्डिंग अगर होगा तो वो आपका मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में नहीं दिखेगा, वो आपका पीएनएल अकाउंट में ही जाएगा। डेप्रिसिएशन ऑफ फर्नीचर होगा तो वो भी पीएनएल अकाउंट में जाएगा। अगर प्लांट एंड मशीनरी है, फैक्ट्री का डेप्रिसिएशन है, तो ये जो डेप्रिसिएशन है जो मैन्युफैक्चरिंग में चीजें यूज हो रही है, प्लांट एंड मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग में यूज होता है, फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग में यूज होता है, ये सारी चीजें जो है वो आपकी कहां पे दिखती है, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में दिखती है। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी अगर है तो रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी आपका जो है वो कहां पे दिखेगा, मैन्युफैक्चरिंग में दिखेगा। लेकिन रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ फर्नीचर होगा तो कहां पे दिखेगा, पीएनएल में दिखेगा। तो इन शॉर्ट मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड दूसरे भी जो खर्चे है, कोल है, फ्यूल है, या वेजीज भी जो है। अभी एक सिंपल सी चीज समझना, यहां पे आप अगर मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी हो और ट्रायल बैलेंस में सिर्फ परचेज लिखा हुआ है, तो बाय डिफॉल्ट ये आपको मानना पड़ेगा कि ये परचेज ऑफ रॉ मटेरियल है। तो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल के रिलेटेड जितने भी खर्चे हैं, भाई परचेज किया उसके रिलेटेड अगर वेजेस कुछ है, परचेज किया, देखो वेजेस तो वैसे भी आप यहां पे बता रहे हो, परचेज किया उसके रिलेटेड अगर कुछ कैरेज इनवर्ड भी है, तो कैरेज इनवर्ड इस बार ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं दिखेगा। ध्यान से सुन रहे हो, कैरेज इनवर्ड आपका ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं दिखेगा। वो कैरेज इनवर्ड भी कहां पे दिखेगा, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में ही दिखेगा, क्योंकि जहां परचेज दिख रहा है उसी के रिलेटेड जितने भी खर्चे हैं परचेज के रिलेटेड, वो सारे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में दिखेंगे। इतनी सी बात समझे। तो इस साइड आपने पूरे जितने भी मैन्युफैक्चरिंग के रिलेटेड खर्चे वो सारे लिख दिए। यहां पे क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी आपने एक अलग निकाल के रख दिया। एक होता है बाय प्रोडक्ट, बाय प्रोडक्ट या स्क्रैप। ये चीज क्या होती है, बाय प्रोडक्ट मतलब क्या कि भी आप कोई एक प्रोडक्ट बनाना चाह रहे थे और उसी प्रोसेस में साथ साथ में एक एडिशनल प्रोडक्ट बन गया, आपका बनाने की इच्छा नहीं थी आपकी पर बन गया, ऐसे प्रोडक्ट को हम बाय प्रोडक्ट बोलते हैं और इसकी कुछ रीसेल वैल्यू होती है। जैसे भी छाछ बनानी थी मुझे, साथ साथ में मक्खन भी बन गया, मक्खन बनाने का इंटेंशन नहीं था पर बन गया, तो फिर ये बाय प्रोडक्ट है। तो अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो तो मैन्युफैक्चरिंग में आपका कोई भी बाय प्रोडक्ट निकल के आ जाता है तो उसको हम रिकवरी ऑफ कॉस्ट मानते हैं। तो उस बाय प्रोडक्ट को बेच के अगर कुछ भी पैसा मिला है तो वो ट्रेडिंग अकाउंट में सेल्स नहीं दिखेगा। बाय प्रोडक्ट का सेल्स या स्क्रैप अगर आप बेच रहे हो तो वो आपका मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में ही क्रेडिट साइड दिखाएंगे हम उसको, और उसको हम क्या मानते हैं, हम उसको मानते हैं रिकवरी ऑफ कॉस्ट। तो वो आपने यहां पे दिखा दिया। इतना करने के बाद आपको एक यहां पे बैलेंसिंग फिगर दिखता है। ये बैलेंसिंग फिगर जो है वो आपका ट्रांसफर होगा कहां पे, ट्रेडिंग अकाउंट में, और इसी को हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब ट्रेडिंग अकाउंट कैसा दिखेगा उस केस में, ट्रेडिंग अकाउंट में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स मैंने लिख दिया है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स दिख रही है। अब हम परचेज तो कर नहीं रहे, फिनिश गुड्स तो परचेज नहीं कर रहे ना, तो यहाँ पे आपका परचेज नहीं दिखेगा। तो यहाँ पे क्या दिखेगा सर, जो आपने यूनिट्स प्रोड्यूस किए पूरे साल के दौरान, फिनिश गुड्स जो आपने बनाए, ये आपने फिनिश गुड्स बनाए, तो जो आपने फिनिश गुड्स बनाए उसको बनाने का टोटल खर्चा कितना लगा, तो इतना टोटल खर्चा लगा था, उसमें से इतनी इनकम होगी वो माइनस कर दी, तो ये आपका नेट टोटल खर्चा लगा इतने फिनिश गुड्स बनाने का। और वही फिनिश गुड्स आप यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट में इधर बताओगे, तो उधर जो बैलेंसिंग फिगर आया वो यहाँ पे दिख जाएगा, और सेल्स तो फिनिश गुड्स का यहाँ पे ही दिखाता है। इससे आपको ग्रॉस प्रॉफिट मिल जाएगा और आगे की प्रोसीजर एकदम डिट्टो सेम, उसमें कोई चेंज नहीं है। अब इसके भी हमें जो है वो कुछ दो सम्स करने हैं, वो दो सम्स फटाफट देख लेते। एक बड़ा सा सम कर लेंगे और एक छोटा सा एक सम कर लेंगे, और दोनों सम करके अपने लेक्चर खत्म कर देंगे जल्दी जल्दी। ठीक है, आ जाइए सम्स पे। क्वेश्चन नंबर 6 स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है, उसको सॉल्व कर लेते हैं।
फुल फ्लेजेड बड़ा ही क्वेश्चन है, तो सीधा बड़े क्वेश्चन से ही स्टार्ट करते, फिर एक आध छोटा सा सम हमें करना है। क्वेश्चन क्या है, तो द फॉलोइंग इज अ ट्रायल बैलेंस ऑफ मिस्टर पंडित फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। ओपनिंग स्टॉक आपके कितने कितने दिए हुए हैं, तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल है, फिनिश गुड्स है, फिर परचेज ऑफ रॉ मटेरियल दिया हुआ है 5 लाख, लैंड एंड बिल्डिंग, लूज टूल्स आपका असेट साइड दिख जाएगा, प्लांट एंड मशीनरी, इन्वेस्टमेंट, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, फर्नीचर्स, फिक्चर्स, फिर बिल रिसीवेबल्स, डेटर्स, ड्राइंग, सैलरी, कोल एंड फ्यूल जो है वो आपका मैन्युफैक्चरिंग का खर्चा है, वो आपका मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में दिखेगा। फैक्ट्री रेंट एंड रेट्स, इसके लिए फैक्ट्री रेंट से मैन्युफैक्चरिंग के लिए, तो फैक्ट्री रेंट आपका जो है वो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में ही जाएगा। जनरल एक्सपेंस पीएनएल, एडवर्टाइजमेंट पीएनएल, सेल्स रिटर्न, बेड डेट्स, फिर डायरेक्ट वेजेस, ये आपका फैक्ट्री का वेजेस है, तो ये भी आपका मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में जाएगा। पावर जो है वो कहाँ कंजम्पशन होता है, मैन्युफैक्चरिंग में कंजम्पशन होता है, वो भी मैन्युफैक्चरिंग में। इंटरेस्ट पेड आपका पीएनएल अकाउंट में जाएगा, डिस्काउंट अलाउड पीएनएल अकाउंट। कैरेज इनवर्ड, जैसे मैंने बोला कि भाई परचेज रॉ मटेरियल का कर रहे हो तो उसके रिलेटेड खर्चा भी जो होगा वो सब कुछ जो है वो कहाँ पे जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग में ही जाएगा। कैरेज आउटवर्ड आपका पीएनएल में जाएगा, कमीशन पेड आपका पीएनएल में जाएगा। फिर उसके बाद क्रेडिटर्स, परचेज रिटर्न, कैपिटल। परचेज रिटर्न आप कहाँ पे बताओगे, परचेज रिटर्न आप जो है वो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड जो बताओगे ना, उसी में से ही परचेज रिटर्न माइनस करके बता दोगे। कैपिटल, बिल्स पेबल, लॉन्ग टर्म लोन, ये लाइबिलिटी है सारी। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का 2000 का ओपनिंग बैलेंस है, सेल्स, बैंक ओडी। चलो जनरल चीज़ें हैं, एडजस्टमेंट्स में देख लेते क्या क्या है। स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स एट द एंड ऑफ द ईयर 1 लाख है, तो इफेक्ट दे देंगे। क्लोजिंग स्टॉक, एक फिनिश गुड्स का क्लोजिंग स्टॉक है, तो ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड और असेट साइड। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी क्रिएटेड एट द रेट 5% ऑन संडे डेटर्स, 5% हमें मेंटेन रखना है। डेप्रिसिएशन जो है वो बिल्डिंग पे 1000 एंड 3000 जो है वो प्लांट एंड मशीनरी पे। तो बिल्डिंग का जो डेप्रिसिएशन है 1000 वो आपका पीएनएल अकाउंट में जाएगा, और ये जो 3000 जो है वो प्लांट एंड मशीनरी का है, वो आपका कहाँ पे जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में जाएगा। एक्रूड कमीशन, ये एक्रूड कमीशन है, मतलब हमें मिलना है पैसा 12500 इज टू बी रिसीव्ड फॉर द ईयर। अब ये ऊपर कहीं पे भी नहीं दिख रहा था, तो ये 12500 पूरी पूरी इनकम दिख जाएगी, और क्योंकि पैसा मिला नहीं है तो ये पूरी पूरी एसेट भी दिख जाएगी। इंटरेस्ट हैज एक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट ₹15,000। अब इन्वेस्टमेंट पे आपका इंटरेस्ट जो है वो यहाँ पे कुछ दिख रहा है क्या, देखो यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है, इनकम साइड मतलब क्रेडिट साइड। तो ये चीज़ क्या है, ये भी 15,000 आपकी इनकम है पर मिलनी बाकी है, तो असेट भी दिख जाएगी। तो 12,500 और 15,000 दोनों ही जो है वो इनकम दिखेगी और असेट दिख जाएगी। सैलरी आपका आउटस्टैंडिंग 2000 है, जो आप पीएनएल अकाउंट में सैलरी बताओगे उसमें ऐड कर दोगे, और लायबिलिटी साइड आप बता दोगे। प्रीपेड इंटरेस्ट जो है वो आपका 1500 का है। प्रीपेड इंटरेस्ट मतलब ये जो इंटरेस्ट पेड है आपका 7000, उसमें से 1500 का प्रीपेड है, तो उसमें से माइनस कर दोगे, और वही चीज़ आपकी असेट साइड दिख जाती है। नॉर्मल जनरल सिंपल एडजस्टमेंट्स है, तो कर लेते हैं सॉल्व जल्दी जल्दी। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल आप जो है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में बनाओगे। एक मिनट। तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल आपने ये बता दिया 1,50,000। फिर फिनिश गुड्स 75,000, ये कहाँ पे दिखेगा आपका, ट्रेडिंग अकाउंट में दिखेगा। फिर उसके बाद परचेज ऑफ रॉ मटेरियल 5 लाख, रॉ मटेरियल आपने जो परचेस किया है वो 5 लाख ये दिखा दिया आपने। लैंड एंड बिल्डिंग असेट है आपकी, वो असेट आपने दिखा दी। बैलेंस शीट में आप दिखा दोगे 1 लाख। अच्छा एक काम करते पहले एडजस्टमेंट सॉल्व कर लेते, फिर जो है वो सारी चीज़ें रखनी ही है हमें। तो फिनिश गुड्स जो है वो आपका एंड ऑफ द ईयर कितना था, 1 लाख रुपए का था। तो ये दोनों साइड ट्रेडिंग अकाउंट में देखो, फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री कहाँ पे दिखती है, ट्रेडिंग अकाउंट में दिखती है, तो ये यहाँ पे 1 लाख दिख गया, और बैलेंस शीट में भी ये असेट दिख जाएगा 1 लाख। रॉ मटेरियल और WIP की क्लोजिंग स्टॉक है नहीं, अगर क्लोजिंग स्टॉक होता तो रॉ मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक जो है मैं यहाँ से माइनस करता, और बैलेंस शीट में असेट साइड भी बताता, और WIP का अगर क्लोजिंग स्टॉक होता तो वो उसको मैं यहाँ पे बताता मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड, और असेट साइड तो बताता। तीनों ही टाइप की इन्वेंट्री आपकी असेट तो दिखेगी ही दिखेगी, बस दूसरा इफेक्ट जो है उसको प्लेसमेंट आपको देखना पड़ेगा। रॉ मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे माइनस करोगे,
WIP का क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे बताओगे और फिनिश गुड्स का तो यहाँ पे आपने बता ही दिया है। ठीक है, ओके सर। 5% आपको प्रोविजन क्रिएट करना है, तो प्रोविजन आपका अभी है कितना? देखो 2000 आपको रखना है 5% के हिसाब से। डेटर्स आपके 40,000 है। हाँ सर, डेटर्स 40,000 है। कहाँ गए, कहाँ गए, कहाँ गए, ये रहे। और ओपनिंग प्रोविजन कितना है? ओपनिंग प्रोविजन आपका जो है वो 2000 रुपये का ही है। तो आपको रखना भी कितना है 5% के हिसाब से? 5% के हिसाब से रखना भी 2000 ही है। क्या बात है सर, तो कुछ क्रिएट नहीं करेंगे? वैसे देखने जाए तो कुछ क्रिएट नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, क्योंकि बेड डेट जो है ये 4000, इसका अगर मैं अकाउंट आपको दिखाऊं, अकाउंट के हिसाब से मैंने बताया था ना, ओपनिंग बैलेंस 2000 था, इसका प्रोविजन का ओपनिंग बैलेंस 2000 था, रखना भी कितना है? 2000 ही रखना है। पर अगर प्रोविजन का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है और आपको ट्रायल बैलेंस में बेड डेट्स दिख रहा है, तो वो बेड डेट्स आप पीएनएल अकाउंट में नहीं डालोगे। पीएनएल अकाउंट में नहीं डालोगे, उसको प्रोविजन वाले अकाउंट से राइट ऑफ करोगे। एंट्री क्या बनेगी? प्रोविजन अकाउंट डेबिट टू बेड डेट्स अकाउंट। वही एंट्री की मैंने ये पोस्टिंग की है। अगर आपको बेड डेट्स पीएनएल अकाउंट में बताना है तो फिर इस अकाउंट में मत बताना। दोनों में से एक जगह क्लोज हो सकता है ना, दोनों जगह पे तो नहीं बता सकते। ट्रायल बैलेंस की हर एक आइटम का एक ही इफेक्ट आएगा। अगर बेड डेट्स आप प्रोविजन वाले इस अकाउंट में बता रहे हो तो आप पीएनएल अकाउंट में नहीं बताओगे। अगर आप पीएनएल अकाउंट में बता रहे हो तो इस प्रोविजन वाले अकाउंट में नहीं बताओगे। अगर आप वो प्लस माइनस वाला फॉर्मेट कर रहे हो तो फिर ये अकाउंट बनाने की आपको जरूरत ही नहीं है। बट अगर आप अकाउंट वाली चीज कर रहे हो, अकाउंट बना के कर रहे हो, आईसीआई के फॉर्मेट को फॉलो कर रहे हो, तो अगर बेड डेट्स आप यहाँ पे बता रहे हो तो फिर वो चीज यहाँ पे आपकी पीएनएल अकाउंट में कहीं पे भी डेबिट नहीं होगी। इज दैट क्लियर? हाँ सर, क्लियर क्लियर, जल्दी आगे बढ़ो। ओके, तो ये 4000 जो है वो आपने, हमारा प्रोविजन का ओपनिंग बैलेंस 2000 था, फिर बेड डेट्स आपने 4000 यहाँ पे बता दिए। क्लोजिंग हमें रखना भी कितना है? 2000 है। तो क्रिएट कितना करना पड़ेगा? बैलेंसिंग फिगर आपको 4000 जो है वो क्रिएट करना पड़ेगा, और यही 4000 आप जो है वो यहाँ पे पीएनएल अकाउंट में बता दोगे। ठीक है, और यहाँ पे बैलेंस शीट में जो माइनस होगा वो तो जो हमें क्लोजिंग बैलेंस रखना होता है वही माइनस होता है। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। डेप्रीशिएशन 1000 बिल्डिंग पे और 3000 प्लांट एंड मशीनरी पे। बिल्डिंग में से 1000 माइनस, 3000 प्लांट एंड मशीनरी में माइनस, और यही चीज़ आपकी पीएनएल अकाउंट में दिख जाएगी। कहाँ गया डेप्रीशिएशन? बिल्डिंग पे 1000 आपका पीएनएल अकाउंट में दिख जाएगा, और जो प्लांट एंड मशीनरी वाला है वो ध्यान रखना मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में बताना है। ठीक है, एक्रूड कमीशन 12,500 और इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एक्रूड, ये दोनों ही आपकी इनकम है। इनकम बता दोगे और इसको आप असेट भी बता दोगे क्योंकि मिली नहीं है। 15,000 इन 12,500। ठीक है, उसके बाद सैलरी आउटस्टैंडिंग आपका जो है वो कितना है? 2000 रुपये है। तो ये सैलरी में आप ऐड कर दोगे और बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड बता दोगे। तो सैलरी में आप ऐड कर दो। सिंपल सिंपल एडजस्टमेंट्स है, हमने इससे अच्छे अच्छे एडजस्टमेंट्स कर लिए ऑलरेडी। और प्रीपेड इंटरेस्ट आपका 1500 का है, तो वो इंटरेस्ट पेड जो आपका फिगर था ना, इंटरेस्ट पेड में से ये प्रीपेड आपका 1500 माइनस हो जाएगा, और वही चीज़ आप 1500 आप असेट साइड बता दोगे। ये रहा प्रीपेड इंटरेस्ट। ठीक है, बाकी अगर ये आइटम्स को कहाँ कहाँ रखना है, एडजस्टमेंट्स तो हमने देख ली है, आइटम्स कहाँ कहाँ रखना है वो मैं आपको बताता जाता हूँ फटाफट। तो ये तो ऑब्वियसली आपको पता ही है कि ये असेट साइड दिखेगा, ये भी आपका असेट साइड दिखेगा। प्लांट एंड मशीनरी असेट, तो ये लिख रहा हूँ। इन्वेस्टमेंट असेट, ये भी असेट। कैशियर बैंक असेट, ये भी असेट। बिल रिसीवेबल भी असेट। ड्राइंग्स आपका कैपिटल में से माइनस हो जाएगा, सैलरी आपका एक्सपेंस दिख जाएगा। कोल इन फ्यूल, कोल इन फ्यूल कहाँ पे दिखेगा? कोल इन फ्यूल हमारा दिखेगा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में। फैक्ट्री रेंट एंड रेट्स कहाँ पे दिखेगा? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में, डेबिट साइड। जनरल एक्सपेंस कहाँ पे दिखेगा? पीएनएल अकाउंट में दिखेगा। एडवर्टाइजमेंट कहाँ पे दिखेगा? पीएनएल अकाउंट में दिखेगा। सेल्स रिटर्न आपका सेल्स में से जो है वो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। सेल्स कहाँ पे बताते हो? ट्रेडिंग अकाउंट में बताते हो। बेड डेट्स आपने ऑलरेडी बता दिया है,
कहाँ पे, प्रोविजन वाले अकाउंट में, तो वापस नहीं दिखाओगे। डायरेक्ट वेजेस आपका जो है वो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में डेबिट साइड दिखेगा। पावर आपका मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में डेबिट साइड दिखेगा। इंटरेस्ट पेड आपका पीएनएल अकाउंट में ऑलरेडी दिख चुका है। डिस्काउंट अलाउड पीएनएल अकाउंट। कैरेज इनवर्ड आपका मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में दिखेगा, ये थोड़ा अच्छे से ध्यान रखना। कैरेज आउटवर्ड आपका पीएनएल अकाउंट में क्रेडिट साइड। कमीशन पेड जो है वो आपका पीएनएल अकाउंट में दिख रहा है। इस साइड अगर हम देखें तो इस साइड क्या क्या चीज़ें हैं, तो क्रेडिटर्स आपका जो है वो लायबिलिटी साइड दिख जाएगा। परचेज रिटर्न आपका जो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आप फाइंड आउट कर रहे हो, तो कंज्यूम्ड वाले में से आप जो है वो क्या करोगे, माइनस कर दोगे। ये देखो यहाँ पे, ये रहा। फिर कैपिटल तो आपको पता ही है, बिल्स पेएबल लायबिलिटी, लोन भी लायबिलिटी, प्रोविजन का हमने देख लिया, डेटर्स में से माइनस, सेल्स आपका ट्रेडिंग अकाउंट में, बैंक ओवरड्राफ्ट आपका लायबिलिटी। बस इसी तरह से सम करना है, सिंपल सम था। अब एक बार क्लोजिंग देख लो, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट को सबसे पहले क्लोज करोगे तो उससे आपको बैलेंसिंग फिगर मिला 8,08,000। यही फिगर आप ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर करोगे कहाँ पे, ये रहा, टू मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। फिर आपने सेल्स रिटर्न ये सारी चीज़ें रखी, ग्रॉस प्रॉफिट आपका निकल गया, ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पे रखा, उससे आपने नेट प्रॉफिट फाइंड आउट किया, नेट प्रॉफिट को कैपिटल में ऐड कर दिया, फिर तो प्रोसेस पूरी सेम ही है। क्लियर? ठीक है सर, क्लियर है। अब एक और सम हमें करना है, क्वेश्चन नंबर 4, वो जल्दी से ख़त्म करके फिर पूरा चैप्टर हम जो है वो कर देंगे। बाकी सारे सम्स सिंपल सिंपल ही है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो क्या बोल रहा है, फॉलोइंग आर द मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडर्स अकाउंट एंड ट्रेडिंग अकाउंट प्रोवाइडेड बाय मिस शिवी रिलेटेड टू 2021 एंड 22। देयर आर सर्टेन फिगर्स मिसिंग फ्रॉम दिस अकाउंट्स। तो एक रॉ मटेरियल अकाउंट उन्होंने बना के दिया है, उसमें 3 फिगर मिसिंग है। ट्रेडर्स अकाउंट है, उसमें 1 फिगर मिसिंग है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इस साइड का टोटल जो है डेबिट साइड का और इस साइड का टोटल अलग है, तो इधर एक फिगर मिसिंग है। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में ये फिगर मिसिंग है, पर ये फिगर तो हम इजीली निकाल सकते हैं। सर कैसे निकालेंगे? अरे भाई, ये जो टोटल है वो ट्रेडिंग अकाउंट वाला कैसे निकलता है, इस साइड हमने जितनी भी चीज़ें रखी होती है उसी का ही तो टोटल हम यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर जो है वो ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। तो अब अगर मेरे पास ये टोटल फिगर है तो यही टोटल फिगर सेम ही होगा, बराबर। तो टोटल फिगर है और बाकी सारी चीज़ें आपके पास है, तो ये एक मिसिंग फिगर तो मिल सकता है ना। ये तो मैं अभी निकाल दूं, चलो। ये आपका हो गया कितना, 10 लाख। मुझे फिगर भी याद है अब तो, ये क्योंकि बहुत बार करवा लिया नहीं ये सम। तो 17,94,000 में से ये चीज़ें माइनस करोगे तो आपको रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आपका मिल जाएगा कितना, 10 लाख। अच्छा, ये 10 लाख को आप यहाँ पे भी रख सकते हो। हाँ सर, रख सकते हैं 10 लाख को, ठीक है। अब वैसे एक बार पहले रिक्वायर्ड पार्ट देख लो, हमें करना क्या है, रिवाइज मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाना है और रॉ मटेरियल अकाउंट भी बनाना है, ठीक है सर। रॉ मटेरियल अकाउंट तो अभी बना देंगे। कैसे? एक चीज़ तो ये 10 लाख मिल गई, दूसरी यहाँ पे क्रेडिटर्स अकाउंट में 4 मेन चीज़ें होती है, एक ओपनिंग बैलेंस, एक क्लोजिंग बैलेंस। पूरे साल के दौरान कुछ ना कुछ आपने पेमेंट किया होगा और पूरे साल के दौरान कुछ ना कुछ आपने रॉ मटेरियल जो है वो परचेज किया होगा। ये परचेज कितना होगा, यही परचेज आपका जो है वो, सर इसके फिगर याद नहीं है, नहीं इसका याद नहीं है। 22 + 6 28, 28 - 15, 13 लाख का रॉ मटेरियल का जो है वो क्या हुआ है, आपका परचेज हुआ है। अब 3 चीज़ें इसमें भी मिल गई, तो ये चीज़ तो बैलेंसिंग फिगर मिल सकता है ना। तो 13 लाख + 1 लाख 14 लाख, 14 लाख में से 10 लाख माइन गए तो किधर किधर इधर कितने बचे, 4 लाख बच गए। तो ये रॉ मटेरियल अकाउंट तो बन गया। चलो, अब रिवाइज मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, तो इधर कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी हुई है। तो यहाँ पे ये रिवाइज मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बना लेते हैं, इसको कट करो। चलो, अभी ये फिगर गलत है क्योंकि इन फिगर्स में एडजस्टमेंट्स है। बोले सर ये रॉ मटेरियल कंज्यूम में भी कुछ एडजस्टमेंट होगा, इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है। देखो, पढ़ो यहाँ पे नीचे, परचेज ऑफ मशीनरी वर्थ ₹10 लाख हैज़ बीन ओमिटेड
मशीनरी आर चार्जेबल एट द रेट डेप्रिसिएशन ऑफ 10%। अगर आप मशीनरी रिकॉर्ड करना ही भूल गए थे तो ऑब्वियसली उसके ऊपर का डेप्रिसिएशन भी आपने रिकॉर्ड नहीं किया होगा, तो इस 10 लाख पे 10% कितना बनता है, 1 लाख बनता है। और प्लांट एंड मशीनरी का डेप्रिसिएशन कहाँ पे जाता है, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में जाता है। तो ये जो डेप्रिसिएशन वाला आपका फिगर ये दिख रहा है वो गलत दिख रहा है, इसमें आपको 1 लाख का डेप्रिसिएशन और जोड़ देना पड़ेगा, तो डेप्रिसिएशन टोटल कितना हो जाएगा, 3 लाख हो जाएगा। फिर क्या बोला है, वेजेस इंक्लूड, 3.5 लाख के वेजेस आपको यहाँ पे दिख रहा है ये वाला, उसमें क्या इंक्लूडेड है, तो फैक्ट्री वर्कर्स को हमने 3 लाख पे किया और ऑफिस वर्कर को 50,000 पे किया है, तो 3.5 लाख का ब्रेकअप दिया हुआ है। बट ये वाली चीज तो पीएनएल अकाउंट में जानी चाहिए ना, मैन्युफैक्चरिंग में थोड़ी ना आएगी। तो ये जो है वो आपका 3.5 लाख में से 50,000 माइनस हो जाएगा। फैक्ट्री वर्कर का वेजेस तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में ही जाते हैं, तो फिर यहाँ पे बचेगा कितना, यहाँ पे बचेगा सिर्फ 3 लाख। ठीक है, ओके आगे क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंस आपको 2,44,000 दिया हुआ है। अब डायरेक्ट एक्सपेंस में क्या क्या चीजें इंक्लूडेड है, उसके अंदर ऑलरेडी ये चीजें इंक्लूडेड है, करनी नहीं है, ऑलरेडी इंक्लूडेड है। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 80,000 के ऑलरेडी इंक्लूडेड है, लेकिन 30% तो जो है वो ऑफिस के इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस है, वो थोड़ी मैन्युफैक्चरिंग में बता सकते हो। अच्छा 80 का 30% कितना होता है, 24,000। तो 24,000 ऐसे है जो आपके डायरेक्ट एक्सपेंस में इंक्लूड नहीं होने चाहिए थे बट है, अब निकालने पड़ेंगे। तो 244 में से आप जो है वो 24,000 को क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। अच्छा फ्यूल चार्जेस 20,000 इंक्लूडेड है, क्या होने चाहिए थे, हाँ सर बिल्कुल होने चाहिए थे, तो इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। फ्रेट इनवर्ड 35,000 का इंक्लूडेड है, क्या होना चाहिए था, हाँ सर बिल्कुल होना चाहिए था, तो इसमें भी कुछ करने की जरूरत नहीं है। फिर डिलीवरी चार्जेस टू कस्टमर जो है 20,000 इसमें इंक्लूडेड है, पर डिलीवरी चार्जेस मैन्युफैक्चरिंग का खर्चा थोड़ी ना होता है, तो उसको आपको जो है वो क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। तो 20,000 आप यहाँ पे निकाल दोगे तो अब ये कितना बच गया, 2 लाख रुपए बच गया। तो ये वाले फिगर्स को भूल जाओ, ये वाले फिगर्स को भूल जाओ, और ये वाला आपके रिवाइज फिगर है। तो इनको इंक्लूड करने के बाद आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, मैं कैलकुलेटर में एक बार चेक कर लेता हूँ। 10 लाख प्लस 3 लाख प्लस तो ये आपका रिवाइज फिगर जो है वो कितना हो जाएगा, 18 लाख रुपए हो जाएगा। इसी तरह से आपका जो है वो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनेगा। तो हमें 2 चीज़ें करनी थी, रिवाइज मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट और रॉ मटेरियल अकाउंट, वो दोनों ही हमने बना दिया बस। तो ये वाला यूनिट भी जो है वो आपका खत्म होता है। दूसरे छोटे छोटे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाने वाले सम थे, वो आप एक नज़र मारोगे तो आपको पता चल जाएगा, उसको मुझे टाइम वेस्ट करके यहाँ पे कवर करने की जरूरत नहीं है। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अच्छे से पढ़ना, मैंने ट्राई किया है सारी चीज़ें कवर करने का। और हाँ मेन बात, अगर आपको मेरा काम अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो कर ही देना, और अच्छी अच्छी कमेंट्स करो तो थोड़ा मोटिवेशन मिलता है मुझे भी। ठीक है, ओके तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।